गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सभी? पूरे मस्ती के मूड में है या नहीं है? मस्ती का मतलब नेगेटिव तो नहीं लेते हैं। मस्ती का मतलब एकदम जॉयफुल मूड में होना चाहिए। क्लास जैसे स्टार्ट होने वाली हो, सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था कि आप सब लोग पहले से इंतजार करते होंगे और फटाफट फटाफट अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्यारी सी मुस्कान लेते हुए आपको अपनी चीज़ों को आरंभ करना है। गजब की बात ये बताऊँ कि जब मैं एक क्लास स्टार्ट किया तो मुझे एक शिक्षक मिले, जैसे ही हम उनकी कक्षा में प्रवेश करते थे, एक शानदार सी मेडिटेशन म्यूजिक बजती हुआ करती थी और उस म्यूजिक के साथ क्लास स्टार्ट करने का आनंद ही कुछ और हुआ करता था। तो आपके जीवन की म्यूजिक, संगीत आपकी मुस्कुराहट में है। आप सभी के सभी एकदम प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी कक्षाओं को आरंभ किया करिए और आप नोटिस करिएगा कि ये मेरी छोटी सी बात आपके जीवन को बदलने वाली बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को, बट स्टार्ट करने से पूर्व लास्ट क्लास जो मैंने फ्राइडे लिया था उसके कुछ कमेंट्स के जवाब दे दूं। एक कमेंट्स, पहला तो कोई ऐसी आप लोगों की जिज्ञासाएं नहीं थी, सब लोग बहुत आप प्रसन्न थे, खुश थे, आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही थी, तमाम तरह की ये तो बातें थी। एक कमेंट्स जो मुझे लगा जिसका जवाब देना चाहिए आपके लिए था कि अभी भी कुछ बच्चों को ये था कि सर ये बात लिखाएं, ये बात ना लिखाएं। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने इतने सालों से अपनाया है, उस प्रक्रिया की अपनी कुछ बड़ी ही महत्ता होगी, इसलिए हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज ना लिखाना और ये ना करना, बस समझा के आगे बढ़ जाना, इस प्रक्रिया में तो हमारे लिए ज्यादा सहजता है। हमारे कोर्स भी जल्दी से पूरा होंगे, जितना जल्दी कोर्स पूरा होंगे हम नए कोर्स को फिर से ला देंगे, लॉन्च कर देंगे मार्केट में। पर हमारे लिए लिखाना भी, समझाना भी, पढ़ाना भी ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं, संस्था आपके लिए कर रही है, तो उसमें बहुत नुक्ताचीनी करने का प्रयास ना करें। दूसरा, फिर से ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत आई है, तो बहुत सारे मतलब 3-4 की संख्या, मेरे लिए इतना भी संख्या बहुत होता है क्योंकि राजेश मिश्र का अपना शुरू से नियम रहा है कि 100% विद्यार्थियों में से 100% को क्लास ठीक से समझ में आनी चाहिए और उस कक्षा का परफॉर्मेंस भी 100% होना चाहिए। वो 100% तक आपको पहुंचाना है, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर आप अपने आप में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए तो हम सब अपने आप में चाणक्य हो जाएंगे। अगर आप सब अपने आप में सिकंदर महान हो जाए, अलेक्जेंडर हो जाए, तो हम सब अपने आप में एरिस्टोटल हो जाएंगे। गुरु को महान हमेशा उसके विद्यार्थी बनाते हैं, तो आपको महान बनाना है तो कुछ करने होंगे, आपको दिन रात कठिन परिश्रम के दौर से गुजरना होगा, अपने आप की हवन हव्य में करनी होगी, हवन कुंड में करनी होगी अपने आप का। और हवन कुंड में हवन करने से केवल इतना है कि तमाम प्रकार के विकारों को दूर करके क्लास में उपस्थित पूरे मनोभावों से, पूरी तल्लीनता से होना होगा। अब मित्रों आते हैं अपनी बात, बस इतना ही था, कुछ और नहीं था। और तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था, सब चीजें ठीक थी, दिस वन। बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई बार आपकी वजह से हो रही हैं, मतलब आपके उधर नेटवर्क नहीं रहता तो क्लास नहीं चलती। इस संदर्भ में आपके कमेंट्स थे, यहाँ से प्रॉपर नेटवर्क है, सारी चीजें ठीक है। रही बात जो यहाँ से पीडीएफ मटेरियल मिलता है, मेरी क्लास कराई जाती है, एक मैसेज पे भी था, उस पे मैंने लास्ट क्लास में वैसे भी समझा दिया था कि पीडीएफ मटेरियल को अलग करके पढ़ने की कोशिश करें और क्लास को एकदम सेपरेट करके कोशिश करें पढ़ने की। और जिस समय टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ें, सपोज आपने क्लास लिया कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी का पूरा टॉपिक पढ़िए और फिर जाकर पीडीएफ मटेरियल देखिए, है ना। ऐसा कुछ करने की कोशिश करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। पीडीएफ मटेरियल के नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स केवल क्लास नोट्स के ही नोट्स बनाने हैं और उसी पर बस बार बार आपको फोकस करना है। और ये क्लास नोट्स से एक दिन ध्यान रखना, पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप में लगने लगेगा कि यही आपका बाइबल है, यही आपका कुरान है, यही आपका गीता है, यही आपका पुराण है आपकी सफलता के लिए। बस यहाँ पर बातें इतनी ही करेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये जरूर पूछा है मुझसे, इससे जरूर पूछा है, अभी भी मैसेज आते हैं कि सर क्लास में आप डाउट्स क्लियर नहीं करते तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या निकला। तो मैंने कहा है कि कुछ में से एक ही बच्चा ऐसा भी है, ये भी बता दूं, हजारों की संख्या में हमारे पास तमाम विद्यार्थी, आप सब जानते हैं, उन हजारों की संख्या में एक विद्यार्थी ऐसा था, उसके भी प्रश्न का जवाब देना मैंने उचित समझा है। मैं एक लाइन बता दूं, कोई भी डाउट है वो हर डाउट का जवाब आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर बढ़ाकर रखूंगा तो आपको जो पढ़ा रहा हूं मित्रों, उसमें वह गुणवत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि दिमाग डाइवर्ट होगा। दिमाग की एक अपनी विधा है कि वो एक ही है, एक जगह शानदार फोकस कर सकता है, दूसरी जगह उसका फोकस उतना नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा भगवान कृष्ण और केशव के प्रसंग में, उद्धव के प्रसंग में, कि जब 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 उद्धव जी ब्रजभूमि में जाते हैं और ब्रजभूमि में सखियों को समझा रहे होते हैं कि इस ग्वाली से क्या प्रेम करती हैं, उस परमात्मा पर ब्रह्म से प्रेम करिए जो कि सर्वशक्तिमान स्वयंभू सत्ता है। तो उन सबने एक ही जवाब दिया था कि उद्धव मन न भयो दशवीस, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उद्धव मन न भयो दशवीस, अर्थात मन तो एक ही है जो कि इस ग्वाली में रंग गया है। अब दूसरा मन तो है ही नहीं, तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करे। इसी तरह से हम सबका मस्तिष्क भी एक ही है जो आप पर रमा होता है, जो आपके लिए रमा होता है। दूसरी बात, अब हम दूसरा मस्तिष्क कहां से लाएं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन को भी देख रहा हो, बच्चों के जवाब भी दे रहा हो, यहां पर कंटिन्यूटी भी मेंटेन कर रहा हो। तो जवाब देने का मैंने तरीका खोजा कि हर दिन के कमेंट्स हमारी टीम देखती रहेगी, उस कमेंट्स का जवाब मैं दूसरे दिन आपको दे दूंगा। बस इतनी ही बात, और कोई बात नहीं, बातों की समाप्ति करता हूं क्योंकि यहां एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टिकोण से। कल संडे था, मींस यस्टरडे की बात कर रहा हूं, और आप में से बच्चों ने टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा उनके लिए भी, और जिन्हें पार्टिसिपेट किया है उनके लिए भी, हमारी संस्था ने कमिटमेंट किए थे कि उन क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करवाया जाएगा, नेक्स्ट डे एनालिसिस भी करवाया जाएगा और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। संस्था की ये तमाम प्रकार के कमिटमेंट्स आपके साथ थे, और उन्हीं कमिटमेंट्स के साथ आज की कक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम यहां से होती है कि हमें अपने क्वेश्चंस लेने हैं, हमें आज क्वेश्चंस लेने हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस कराने हैं। आप सभी ने अभी तक तो आप अपने क्वेश्चंस ले ही लिए होंगे, टेस्ट भी दे दिए होंगे, उन टेस्ट का आंसर भी मिल चुका होगा, बट एनालाइज करने की प्रक्रिया क्या है इसे आप समझने की कोशिश करो। एनालाइज करने की प्रक्रिया क्या है इसे आप समझो सभी। बेसिकली जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके एनालाइज के दो उद्देश्य हैं। पहला, कि इन जो 3-4-5 दिनों की कक्षाएं हुई होती हैं उनमें से सारा का सारा क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक डिस्कस हो जाए या रिवीजन हो जाए उसका। तो पहला उद्देश्य है डिस्कस एवं रिवीजन। पहला उद्देश्य है इस सारा टॉपिक आप प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज कर लें संडे में अपने पेपर के दौरान। समझ में आ गया? तो ये आपके लिए है। दूसरी बात क्या होती है, जब हम एनालाइज करवा रहे होंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य होता है कि समझने का प्रयास करें कि आखिर कोई प्रश्न मुझसे गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया। यहां जब मैंने चीजें पढ़ी हुई थी तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो आखिर गलती क्यों हुई इसे समझने का प्रयास करना है हमारे एनालाइजेशन के साथ साथ। जब मैं प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूंगा तो प्रत्येक विद्यार्थी का धर्म बनता है कि वह समझने की कोशिश करे कि मुझसे यह प्रश्न गलत क्यों हो गया था। तो दूसरी बात, जिनका सही जा रहा है वह भी प्रश्नों के विश्लेषण के साथ साथ समझते चले जाएंगे कि उन्हें सही किया है। अब यहां पर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो ऐसे बच्चे जो सिली मिस्टेक्स किए हैं उन्हें इस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी थी, फैक्चुअल क्लैरिटी भी थी, बट प्रश्नों को हल करते समय थोड़ी बहुत मानवीय त्रुटियां हो गई हैं और उन त्रुटियों से उनका पहला प्रश्न ही गलत हो गया या कि इतने प्रश्न गलत हो गए, इसे कैसे दूर करें। यह प्रक्रिया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि नहीं होगी, जिसको हम लोग ह्यूमन एरर
कहते हैं प्रश्नों के दौरान, प्रश्न हल करने के दौरान, वह आपसे नहीं होगा। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में आपको पारंगत करना है। इसके प्रयास हमारे द्वारा इन एनालाइजेशन की कक्षाओं के द्वारा कराए जाएंगे, ताकि आप में से एक भी विद्यार्थी का प्रीलिम्स ना रुके। और यह भी हमने बताया था कि मेंस का भी एक क्वेश्चन हम लोग देंगे और उसका प्रश्न का हल आपको करना होगा। तो मेंस की भी प्रक्रिया का एनालाइजेशन और प्रैक्टिस आपकी अभी से चलने लगेगी और प्रीलिम्स की भी चलने लगेगी। दोनों ही तो महत्वपूर्ण एग्जाम है मित्रों। इन एग्जाम में अगर आपने शानदार परफॉर्म लगातार कर दिया तो ध्यान रखना वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन पक्का पक्का आप में से बहुत सारी ह्यूज मात्रा में विद्यार्थी आईएएस होंगे, ढेर सारी मात्रा में विद्यार्थी टॉप ब्यूरोक्रेट्स होंगे, चाहे वह बेसिकली यूपीएससी की ब्यूरोक्रेसी का भाग हो या स्टेट पीसीएस की ब्यूरोक्रेसी का भाग हो, लेकिन टॉप ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और हम तो आप सब में से वही देखना चाहते हैं। और मित्रों सच कहूं तो मन लालायित है, ये तन मन लालायित है कि एक बार उस तरह से रिजल्ट आपके देख लिया जाए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आपके पढ़े गए टॉपिक है उनमें से मैं यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड में पढ़ता जाऊंगा, आपको भी साथ साथ पढ़ते जाना है, मन ही मन आपको सही जवाब लगाते जाने हैं और मैं डिस्कस करवाता जाऊंगा। देखो, अंतरिक्ष का अध्ययन विज्ञान, जिसमें स्पेस का अध्ययन करते हैं, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एक शब्द है आपके पास कॉस्मोलॉजी। कौन सा शब्द है यहाँ पर? एक शब्द कॉस्मोलॉजी है। सभी लोग ध्यान से सुनते चले जाएंगे। दूसरा है कॉस्मोलॉजी के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान है, स्पेस साइंस है। तीसरा है मिनरोलॉजी, तो चौथा है लिथोलॉजी। अब एक एक को ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि कॉस्मोलॉजी गलत नहीं है, बट आजकल कॉस्मोलॉजिकल साइंस का भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, स्पेस साइंस के अंतर्गत किया जाता है। तो आपके पूछे गए प्रश्न का जवाब स्पेस साइंस होगा। क्लियर है? पर आपको बाकी भी जानना पड़ेगा। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। और मिनरोलॉजी के अंतर्गत मान लो कोई एक चट्टान है, यहाँ पर एक चट्टान है, उस चट्टान में कितने प्रकार के खनिजों की उपस्थिति है, कितने प्रकार के खनिजों की उपस्थिति है, मिनरोलॉजी के अंतर्गत इस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो लिथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? ध्यान रखिए मेरे तमाम दोस्तों, लिथोलॉजी के अंतर्गत, लिथोलॉजी का मतलब होता है चट्टान विज्ञान, चट्टानों का एनालिसिस करते हैं कि ये चट्टान कितनी पुरानी है, चट्टान की आयु कितनी है, चट्टान की प्रकृति कैसी है, ये आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है या कायांत्रिक चट्टान है। आग्नेय को इंग्लिश में बोलता चलूंगा, इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, इसकी आयु कितनी है, तो इसकी विशेषता कैसी है, इन तमाम विषय वस्तुओं का अध्ययन लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एनालाइज इस प्रकार से करना है, ना कि मित्रों यहाँ पर केवल आंसर बताना है। मैं तो मित्रों सच कहता हूं कि इस दशा पर ले जाकर एक दिन ऐसा आपको खड़ा कर दूंगा कि आपको चीजों की देखने की दृष्टि बदल जाएगी। आपकी आज से ही वो दृष्टि हो जाएगी जिसको काग चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च कहते हैं। ध्यान रखना आपकी। तो मुझे आपकी नजर काग चेष्टा की भांति चाहिए। जैसे कौवा किसी भी चीज को बहुत ही चेष्टापूर्वक भाव से देखता है, तो बगुला किस तरह से मछलियों को नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठकर टकटकी लगाई हुई देखने का प्रयास करता है और जैसे ही मछली टप से पकड़ लिया उसी तरह की दृष्टि आपकी विकसित करनी है। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि आप में से कई बच्चों की यह तमाम दृष्टि विकसित ही हुई होगी, यह भी बात है, यह भी बात है। हाँ, एक बात और बता दूं, कई बच्चों का प्रश्न और था, साथ ही बात मैं करता रहूंगा कि सर एनसीईआरटी पुरानी हमें अवेलेबल नहीं हो रही है, तो मेरा सुझाव है कि नई ही पढ़ डालें। पुरानी एनसीईआरटी का मैं प्रयास करूंगा कि संस्था के माध्यम से आपको पीडीएफ के रूप में पुरानी एनसीईआरटी मिल जाए, क्योंकि उसके पढ़ने का अपना महत्व भी अलग होगा। मैं इसके प्रयास संस्था के माध्यम से आपके लिए करवा दूंगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग न्यू एनसीईआरटी 6th 7th 8th वाली ले लें, पर ले लें। और वो सभी बच्चे जो अब डिमांड कर रहे हैं सर पुस्तकों के बारे में बताइए, उन सबको मेरी पहली क्लास जो हुई थी, पहली क्लास लास्ट ट्यूसडे को जो हुई थी, उस लास्ट ट्यूसडे क्लास में 15 तारीख वाली क्लास में जाकर पुस्तकों की लिस्ट को देखना। यही बात डेली नहीं बताई जा सकती है, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न करने दिखाते हैं आपको। सभी विद्यार्थी एक काम और करेंगे, सभी विद्यार्थी एक काम और करेंगे कि यहाँ पर जब भी मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ तो प्रश्नों के जवाब स्वयं फटाफट देते चले जाएं। जब प्रश्नों के जवाब आप देंगे तो आपका जुड़ाव प्रश्नों के माध्यम से बना रहेगा, प्रश्नों के माध्यम से बना रहेगा। और मुझे तो चाहिए वो तमाम विद्यार्थी जिनकी लगातार टॉप रैंकिंग्स हो। उन टॉप रैंकिंग से विद्यार्थियों में एक चीज और बता दूं, और ये आपके लिए है और आपको करना भी चाहिए। जो टॉप रैंकर्स विद्यार्थी होंगे ना, उन टॉप रैंकर्स के लिए अलग से भी संस्थान कुछ विशेष प्रावधान करेगी, अलग से मेंटरशिप के भी प्रावधान हमारे द्वारा कराए जाएंगे और कोशिशें होंगी कि उन सब के लिए किसी भी स्थिति में इसी वर्ष रिजल्ट लाया जाए। ये 24 को टारगेट करता हुआ बैच है, अर्थात 24 में रिजल्ट मींस रिजल्ट आने चाहिए। तो कौन कौन विद्यार्थी होगा जो टॉप रैंकिंग्स में आना चाहता है, टॉप 50 रैंकिंग्स में आना चाहता है, टॉप 100 रैंकिंग्स में आना चाहता है, क्योंकि उनके लिए अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगी। जो टॉप टीचर्स है वही उनके लिए मेंटरशिप के प्रोग्राम को भी पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि मित्रों आप में से ही शानदार रिजल्ट आ जाएंगे। मित्रों बस लग जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ी बात और आपके लिए क्या कह दूं। तो ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प भूगोल की सर्वाधिक सुसंगत व्याख्या करता है? कुल मिलाकर ज्योग्राफी की जो मैंने डेफिनेशन दिखाया था, उस डेफिनेशन में से, उस परिभाषा में से आपके लिए प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न के 4 विकल्प है, उनमें से मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि भूगोल मानवीय गतिविधियों के अध्ययन का विज्ञान है। मानवीय गतिविधियों के अध्ययन के विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। तो मानवीय गतिविधियों के अध्ययन के विज्ञान को ह्यूमन साइंस भी कहते हैं। तो मानवीय गतिविधियों के अध्ययन के पार्ट्स को ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पार्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये पूरे भूगोल की बात नहीं करता, ये बात गड़बड़ है, ये जवाब तो कभी हो नहीं सकता। तो आगे बात करता है कि भूगोल स्थल मंडल पर स्थित स्थलाकृतियों के अध्ययन का विषय है। मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं कि स्थलाकृतियों का अध्ययन स्थल मंडल पर जिस पार्ट्स में किया जाता है भूगोल का, उसे जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो भू आकृति विज्ञान का ये विकल्प है, इसलिए यह भी गलत हो गया। ये भूगोल की पूरी सुसंगत व्याख्या नहीं करता है। तो आगे लिखा है भूगोल मानव तथा भौतिक प्रकृति। वेरी गुड, आ गया जवाब यहां से कि भूगोल मानव तथा भौतिक प्रकृति के मध्य जो इंटरैक्शन हो रहा है, अंतर संबंध हो रहा है। इंटरैक्शन का मतलब भौतिक प्रकृति मानव तथा मानवीय क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो दूसरी तरफ से मानव अपनी क्रियाओं से अपनी ही प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इन तमाम विषय बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए मित्रों आपका जवाब आ गया दिस वन। आपको आंसर करना होगा किसके रूप में? सी के रूप में आंसर करना होगा। आप में से जवाब भी तमाम विद्यार्थियों के आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिनके भी जवाब आ रहे हैं। बहुत बहुत हार्टली मित्रों आप सभी को कांग्रेचुलेशन भी देता हूं और बहुत बहुत थैंक्सफुलनेस देता हूं। सभी के शानदार जवाब आ रहे हैं, शानदार जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भूगोल मृदा का अध्ययन है। ध्यान रखना मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये मृदा विज्ञान ही अपने आप में पेडोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में पेड शब्द का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में मृदा, और मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। इसलिए ना तो ये आंसर है ना बाकी 3 आंसर है, बल्कि ये आंसर है। मैं यहाँ इस कक्षा में केवल एक आंसर बताने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं कि आपको केवल आंसर बताता चलो और आगे बढ़ता चला जाऊं, बल्कि मुझे सारे प्रश्नों के जवाब को एनालाइज करवाना है आपके साथ, ताकि कौन सा विकल्प सही है यह भी पता चला जाए और कौन सा नहीं है, विकल्प क्यों नहीं है यह भी आपको क्लास के साथ साथ पता चल जाए। ओके, इसके प्रयास करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो व्याख्या आपको मिलती है, व्याख्या भी मिलती रहती है। चलो ठीक है, ध्यान से। भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? अच्छा, अब भूगोल के स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी पर प्रश्न पूछा गया है, या फिर भूगोल में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी से ये प्रश्न है। स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों में हमारे पास ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से
हमारे पास कूट बनाया गया है। कूट का मतलब होता है ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में से आपको सही जवाब चुनना होगा। ग्रुप क्या कहता है, ध्यान से सभी समझे। ग्रुप क्या कहलाता है, इन चार में से ग्रुप बनाना है कि कौन से ग्रुप सही होंगे। तो कहता है पहला कि भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी क्या भूगोल का पार्ट है? आपका जवाब होगा यस सर, भूगोल का पार्ट है। तो दूसरा है यहाँ पर कि हिम मृदा विज्ञान, हिम मतलब गैसेस का अध्ययन, मृदा का मतलब मिट्टी का अध्ययन, और हिम मृदा दोनों मिला दे तो फ्रोजन मिट्टी का अध्ययन या परमाफ्रॉस्ट सॉइल का अध्ययन। निश्चित रूप से सॉइल का अध्ययन भी किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान, क्या आप चिकित्सा विज्ञान भूगोल में पढ़ते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, इसका अध्ययन भूगोल विषय में नहीं करते हैं। वाणिज्य तथा व्यापार अर्थात कॉमर्स एंड ट्रेड दोनों की दोनों मानवीय गतिविधियों में आते हैं। तो याद रखना कि कॉमर्स एंड ट्रेड का एक टॉपिक होता है आपके साथ। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो ये इकोनॉमी का सेक्शन आता है, लेकिन ज्योग्राफी में मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत एग्रीकल्चर है, रिसोर्स है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट का टॉपिक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के नाम से अगर जाना जाता है तो ये भाग भी उसका अंग बन जाता है। अंग बन जाने की वजह से यह भी आपका भाग सही है। इसका मतलब आपका जवाब 1 2 4 सही है और 1 2 4 कहां है, बी में सही है। इसका मतलब ये आंसर होगा। यहां आपने एनालाइज किया, आपने 4 ग्रुप में, इन 4 में से 3 का ग्रुप बनाया। वो 3 का ग्रुप कहां पर है, उसमें से सही कथन का चयन करना था। तो यहां पर सही कथन, सही कूट आपको यहां पर मिला, इसलिए आंसर होगा यह। कुछ बच्चों ने डी आंसर लिखा है, डी आंसर सही भी हो सकता था, पर यहां मैं बहुत ज्यादा हो सकता है कि हमारे आंसर टीम ने डी आंसर दिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब इसको भी शामिल करते हैं इसमें मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत, भूगोल का एक सेक्शन है जिसमें ट्रेड भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, तो नेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, इसलिए इसे चौथे को आपको शामिल करना चाहिए और चौथे को शामिल करने के बाद इसका आंसर बी ही एक्यूरेट आंसर होगा। बस ये मुझे बताना था मित्रों। ओके, तो नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आज के क्लास का चौथा है कि अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जस्ट वेट मित्रों, मैं थोड़ा एसी बंद कर दूं। यस, ये बहुत ठंडा कर देता है, गला खराब होने का डर रहता है शिक्षकों को, है ना। तो लिखें, देखें यहाँ पर, अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपकी चीजें रिवाइज हो रही है नहीं, आप देखते चलिएगा। अंतरिक्ष पूर्णतः निर्वात होता है, यहीं से आपको अपने प्रश्न का जवाब निकाल लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं शब्द लिखा भी है, पूर्णतः निर्वात नहीं होता है। मैंने बहुत ही क्लैरिटी से बताया था कि सामान्य परिभाषा अगर दें तो यह कहा जाता है कि दो पिंडों के मध्य का निर्वात क्षेत्र, सीधे मैंने बताया था, दो पिंडों के मध्य का जो खाली क्षेत्र होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। यह अंतरिक्ष की परिभाषा थी। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर अंतरिक्ष पूर्णतः खाली होता तो इसका तापमान एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए था, क्योंकि इसका तापमान एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। इसलिए यह बात सिद्ध करती है कि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात तो एट लीस्ट नहीं है। तो अब देखते हैं, कथन 2 प्रकार के दिया है। एक और बात बता दूं, इस बात की हमेशा प्रयास करना दोस्तों कि जब भी प्रश्न कारण और कथन के रूप में दिया हो, या कि जब भी प्रश्न कथन के रूप में, कथन का मतलब इंग्लिश में स्टेटमेंट्स होता है, स्टेटमेंट्स के रूप में दिया हो तो उसका जवाब बिना पूरे स्टेटमेंट्स पढ़े कभी भी नहीं देंगे। अदरवाइज आपसे यहां पर मानवीय त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। स्टेटमेंट्स हमेशा पूरे के पूरे पढ़कर ही आंसर देने चाहिए। इन सारी बातों को एकदम आत्मसात करते चलिए आज से कक्षा में, क्योंकि आज की कक्षा में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एनालाइजेशन में। नेक्स्ट क्लास में और कम, नेक्स्ट क्लास में और कम, नेक्स्ट क्लास में और कम। आगे की कक्षा में देखिएगा 10 मिनट में सारा का सारा एनालाइज करवा दूंगा, क्योंकि आप इन सब तमाम बातों को डेली टू डेली हर सोमवार को सुन चुके होंगे। तो यही बात आप डेली करते नहीं रहेंगे। आज पहली क्लास है इसलिए आपको सारी बातें एक एक की बातें बता रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात, दोनों कथन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कथनों के रूप में प्रश्न दिया गया है। अंतरिक्ष पूर्णतः निर्वात नहीं होता है। ये नहीं को गलती से भी अगर आपने एग्जामिनेशन में जल्दी पढ़ने में छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसें प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें इन गैसों के साथ साथ कुछ डार्क मैटर्स भी उपस्थित होते हैं, कुछ एनर्जी पार्टिकल्स भी उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है कि जो पहला कथन दिया गया है यह 100% सत्य है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो नेक्स्ट, दो आकाशीय पिंड, दूसरा कथन, दो आकाशीय पिंडों के बारे में दिया है। आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित रिक्त क्षेत्र को, वही खाली क्षेत्र मैंने कहा था, रिक्त क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, जहां निर्वात की स्थिति पाई जाती है। अर्थात दोनों की दोनों बातें एकदम सही लिखी गई हैं। और मैंने यह भी बताया था कि सामान्य दृष्टि से तो निर्वात की स्थिति कहते हैं, बट पूर्ण निर्वात नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कुछ मात्रा में दिस एंड दिस पाए जाते हैं। इसलिए इसकी दोनों बातें सही हैं, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें से सी आंसर सही होगा, जिसमें से 1 और 2 दोनों के दोनों सही आंसर प्राप्त हो रहे हैं। आप में से सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चों के आंसर लगातार आ रहे हैं, इसका सी आंसर सही होगा। आप मेरे बताने से पहले ही बता देते हैं, बहुत बहुत गजब की बात है, बहुत बहुत शानदार बात है मित्रों। मस्त मजा आ गया, आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहिए। ओके गुड। अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब दूसरा एक प्रश्न आ गया, अंतरिक्ष से ही, स्पेस से ही आ गया। पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य के निर्वात क्षेत्र को अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहा जाता है ना। यहीं पर गड़बड़ हो गया। मैंने बताया था कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस, याद करो सभी, इंटरप्लैनेटरी स्पेस का संबंध दो प्लैनेट्स के मध्य के क्षेत्र से नहीं है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य के क्षेत्र से नहीं है, बल्कि सूर्य की कॉस्मिक रेज का जो एटमॉस्फेयर बन रहा है उसके बीच पाए जाने वाले तमाम ग्रह तंत्रों के मध्य के क्षेत्र को इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। बट ये तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य के वायुमंडल, सॉरी मध्य के निर्वात क्षेत्र की बात करता है, उसे तो मित्रों सिस लूनर स्पेस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? सिस लूनर स्पेस कहते हैं, स्पेस कहते हैं, मींस चांद्रिक अंतरिक्ष कहा जाता है। इसलिए मित्रों ये बात निश्चित रूप से गलत लिख दी गई है। जो बात लिखी गई है कि पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य की निर्वात क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिस लूनर। यह भी बात आप जाने और इंटरप्लैनेटरी स्पेस को भी जाने। इंटरप्लैनेटरी स्पेस के बारे में मैंने बताया कि सूर्य द्वारा मुक्त किया गया, एमिट किया गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं, जितना दूर तक फैलती हैं, उस दूर तक फैले हुए क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को इंटरप्लैनेटरी स्पेस के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पार्थिव अंतरिक्ष कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल स्पेस कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो टेरेस्ट्रियल स्पेस की जब बात करेंगे तो बिल्कुल सही है। ये हमारी पृथ्वी है, सपोज अर्थ है, पृथ्वी के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर, हालांकि वायुमंडल की ऊंचाई 100 किलोमीटर नहीं है, वायुमंडल की ऊंचाई तो लगभग 1100 किलोमीटर तक है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि 3200 किलोमीटर तक है। और स्पष्ट रिसर्च में मैं बताऊंगा कि अभी रिसेंट रिसर्च जो आया है कि वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 69 किलोमीटर तक पाई जाती है, 6900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इन सब की बात करेंगे, लेकिन आज की कक्षा में जब वायुमंडल की उत्पत्ति, संरचना आदि की बात आएगी तब पढ़ेंगे। तो पृथ्वी तथा पृथ्वी से ऊपर का जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का सघन वायुमंडलीय क्षेत्र है, इस वायुमंडलीय क्षेत्र के अंतरिक्ष को ही टेरेस्ट्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है, पार्थिव अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी को ही हम इनर स्पेस भी कहते हैं। ये तमाम बातें आपने पढ़ी हैं। तो पहला तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा सही है। तो इसमें से सही आंसर का चयन करना है, तो आंसर हो गया ए, मतलब केवल एक सही है। इसमें कई बच्चे, सॉरी क्षमा चाहूंगा, केवल 2, पहला तो गलत हो, क्योंकि सही का चुनना है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। तो आप में से कुछ बच्चों ने ए आंसर लगाया है, उन्हें मैं कहूंगा कि मित्रों गलती कर दी आपने। यहां पर मैंने जो एनालाइज करा है उसके आधार पर देखिए तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ओह, आंसर क्या दे रहा है ये? पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य के निर्वात क्षेत्र को अंतर्ग्रही नहीं, पहला विशुद्ध रूप से गलत है, केवल दूसरा सही है। ओह,
देखिए मैंने ही गलती कर दिया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूं मित्रों। इसमें से उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है दिया है। मैं तो आपको समझाने के क्रम में, कहते हैं ना कि मशरूक हुए हम इतने दीपों को जलाने में, खुद को जला बैठे दिवाली मनाने में, तो आपको समझाने में तो मैं खुद को ही जला बैठा था। यहाँ पर नहीं शब्द को मैंने ध्यान से नहीं सुना था, नहीं देखा था। इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका मतलब ये आंसर आपका सही होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, उन सभी दोस्तों को जिन्होंने ए लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने बी लिखा था उनसे गलतियां हुई हैं मेरी जैसे, क्योंकि कौन सा सही नहीं है इसका मतलब गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इस तरह से दिवाली मनाने में मसरूफ नहीं होना है, किसी भी स्थिति में नहीं होना है कि खुद को जला बैठे मित्रों। तो पहला आंसर इसका सही हो गया। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। मैंने बताया था जब भी कथन की बात आए तो दोनों आंसर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और दोनों के दोनों कथन ठीक से पढ़ने के बाद ही आंसर निकालने होंगे। और मेरी जैसी ये गलती अब कभी मत करिएगा कि सही पूरा का पूरा इसको भी पढ़ना है, सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है, इस बात को भी ध्यान से देखना है। डॉपलर महोदय ने अपने रेड शिफ्ट सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि दो चमकते हुए तारे एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो चमकते हुए तारे अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यह भी डॉपलर इफेक्ट से पता चल जाएगा कि जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो चमक बढ़ती चली जाएगी, और एक दूसरे के दूर जाएंगे तो चमक घटती चली जाएगी। बेसिकली रेड शिफ्ट के माध्यम से उन्होंने बताने का तो यह प्रयास किया था कि दो तारे एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसकी बात की थी कि दो तारे एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसकी बात नहीं की थी, क्योंकि सच्चाई है कि अंतरिक्ष में कोई भी दो तारा एक दूसरे की ओर नहीं आता जब तक कि वह ब्लैक होल में अपने आप को फना नहीं करना चाहता, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है। तो रियलिटी यह है कि एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, इसकी बात तो रेड शिफ्ट के अंतर्गत नहीं की गई थी। लालिमा की ओर शिफ्ट होने का मतलब भी होता है यह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लालिमा की ओर जा रहे हैं, उनका कलर ऑरेंज से लेकर रेड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहां अगर दूर की बात होती तो बात सही हो जाती, तो पहला कथन प्राइमा फेसी का भी गलत लगता। फिर आगे भी देखते हैं अभी, है ना। दूसरा, स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के निरंतर प्रसार से बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दो तारातंत्र एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पर दूर जाते हुए इन आकाश गंगाओं एवं तारातंत्रों के मध्य ऐसा नहीं कि खाली क्षेत्र खाली ही रह जाएगा, बल्कि वहां पर वो जो डार्क मैटर था, वो जो एनर्जी थी, उस डार्क मैटर और एनर्जी से एक नई नेबुला क्रिएट होगी, और वह नया नेबुला होता है मित्रों बेसिकली गैसीय पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इन सब का जो एक बादल होता है घना, उसे नेबुला कहते हैं। नेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और उस नेबुलर स्ट्रक्चर से नया तारातंत्र बनेगा, उस नए तारातंत्र के समूह से नई आकाश गंगाओं का निर्माण होगा, तो नवीन पिंडों का सृजन हो रहा है। बिल्कुल सही है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अंतर्गत हरमन और बॉन्डी गोल्ड महोदय ने इस प्रकार से बातें की थी, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर ये बात आई कि दूसरा एकदम सही है, पहला प्राइमा फेसी तो निश्चित रूप से गलत है। तो जब दूसरा सही है और ये सही पूछा है, इस बार मैंने गलती कोई नहीं की, ध्यान रखना, ये सही पूछा है तो सही में केवल दो सही है, इसलिए इसका आंसर आप क्या करेंगे? बी आंसर करेंगे। बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, एक बात और कमेंट्स के रूप में एक ही सिंगल विद्यार्थी ने ये समझाने का प्रयास किया था कि जो आपने पल्सेशन थ्योरी के बारे में बात की है सर, वो एलन गुथ ने नहीं किया था। अरे मेरे प्यारे मित्र, भरोसा रखा करो, आपने जो नाम लिखा था मैंने वो भी देख लिया, बट जो मैंने लिखा था उसे ध्यान रखना कि आपके टीचर पढ़ा रहे हैं। जब तक फेथ नहीं रखोगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा। यूट्यूबिया मास्टर नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। आपके लिए संस्था ने या अलग पांडे जी ने जो भी टीचर चुने हैं तो वो यूट्यूबिया मास्टर नहीं है, उन टीचर्स को चुना गया है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में संस्था में रिजल्ट्स, अपनी संस्थाओं में रिजल्ट्स के मानक स्थापित किए हैं, रिजल्ट के प्रतिमान स्थापित किए हैं, और तमाम विश्लेषणों से उनकी चीजें बड़ी ही बेहतर साबित हुई हैं, तब आपके लिए शिक्षक आए हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातों में कभी भी इंसान को गलतियां हो सकती है, जैसे अभी नहीं मैंने शब्द नहीं देखा था, ऐसी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, पर तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक कभी त्रुटि नहीं होती मेरे प्यारे मित्रों। ये बहुत ही सहृदयी भाव से बता रहा हूं, इसको अहंकार मत समझना। तो ये बात समझ के रखना, इसलिए भरोसा रखा करो, ऐसी चीजें मत समझो कि सर ने लिखा तो उसकी वजह कुछ होगी। बेसिकली एलन गुथ ने प्रिंसिपल दिया, फिर एलन गुथ के बाद कई लोगों ने उसमें संक्षिप्त अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की और समर्थन प्रस्तुत किया। उस समर्थन में से आपने प्रथम समर्थक का नाम लेके बताया कि सर इस व्यक्ति ने है, मैं तो उसके बाद 3 और 4 व्यक्तियों का बात बताऊंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, फिर से मैं बोलूंगा कि राजेश मिश्रा सर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि यूट्यूबिया टीचर नहीं है जो भी कुछ भी बोलकर निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, एक बात को 100 बार पढ़ते हैं तब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरे दोस्त, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर करता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत मस्ती से पढ़ो, पूरे भरोसे से पढ़ो। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज क्वेश्चन नंबर 7। ओह, बड़ा जबरदस्त प्रश्न। अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ा अच्छा सुझाव देता हूं ध्यान से। जब भी कभी प्रश्न आपको मैच द कॉलम के रूप में दिया जाए, जैसे ये प्रश्न है, हिंदी में हम लोग कहते हैं जोड़ी मिलाओ, जोड़ी वो वाली जोड़ी नहीं जिसको आप समझ गए है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जोड़ी मिलाओ टाइप से आए, तो जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्नों में मित्रों मजे की बात यह होती है कि 1-2 ऑप्शन भी बढ़िया से अगर मिल जाए, बढ़िया से अगर पता हो, तो आंसर 99% सही होने के चांस बने रहते हैं। 1-2 का जवाब भी ठीक से आ जाए तो 99% आंसर सही होने के चांसेस रहते हैं। सारे के सारे आंसर ना भी बन रहे हो तब भी आप अच्छी स्थिति में रहोगे। इसलिए जब भी कभी प्रश्न मैच द कॉलम के रूप में आए, आप किसी भी जद्दोजहद में रहे, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इनमें सही होने के चांसेस नेगेटिव मार्किंग के बाद भी सबसे अधिक होते हैं। जैसे अब मैं तो बता ही दूंगा कि डॉपलर ने क्या कहा, थॉमस गोल्डर, हर्मन बॉन्डी ने क्या कहा, जॉर्ज लीमैटर ने क्या कहा, एलन गुथ ने क्या कहा। इन सभी के द्वारा, अभी आप पढ़ ही चुके, इन सभी के द्वारा किस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। इन सभी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों की अवस्थिति के संदर्भ में किस प्रकार की बातें की थी इनने, उसके बारे में इधर 4 नाम है, इधर 4 नाम है, तो इधर 4 विकल्प भी हैं। इन विकल्पों में से आपको आंसर करना है। जैसे डॉपलर महोदय ने अभी आपने पढ़ा रेड शिफ्ट थ्योरी दी थी, तो थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉन्डी महोदय ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया था। जॉर्ज लीमैटर महोदय ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, तो एलन गुथ महोदय ने पल्सेशन थ्योरी दिया था। दिस वन हमने इस तरह से मैच कर दिया। सपोज ए का हो गया 4, ए का 4 देखो एक ही जगह पर दिया है। अगर आपको एक भी बात पता होती कि डॉपलर महोदय ने क्या दिया था, रेड शिफ्ट का सिद्धांत, तो ए का 4 है, तो ए का 4 यहां पर दिया है। अब ए में देखो 4 क्या कहीं और है, नहीं है। जब ए में 4 कहीं और नहीं है, तो एक अगर आपको आंसर आ रहा था तो इससे भी आपका आंसर चला आता, आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने क्या कहा था कि अगर 1-2 आंसर भी आपको पता है इसमें से, तो आपके उत्तर सही होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो एक ही पता था, उसमें ही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों कि डॉपलर रेड शिफ्ट का सिद्धांत है, तो ए का 4 हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं, तो आंसर आपका बी हो गया। लेकिन स्पष्टीकरण के लिए आगे आप देख लें, फिर मैंने लिखा बी का 1, तो बी का 1 हो गया, फिर सी का हमने दिया 3, तो सी का सॉरी इसमें ए का हो गया 1, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ठीक है।
फिर बी का मैंने दिया 1, बी का 1 हो गया, फिर सी का हो गया 2 यस, और 3 का हो गया 3, वेरी गुड, डी का हो गया 3। तो ये आंसर आपका हो गया सही, दिस वन, ये आंसर हो गया आपका सही। अब यहाँ जो मैंने क्रॉस से मैच कर दिया है, इससे आप देखिए पूरा पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, आपके पास जवाब आ जाएगा यस सर, कंप्लीट मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया दिस वन, आंसर हो गया दिस वन। तो आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आकाश गंगाओं से प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी से प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, वेरी गुड, सही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अपनी ही आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। तो आगे ये सर्पिलाकार डिस्क की तरह है, बिल्कुल सही है कि अगर आप इसकी आकृति देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी आपको, यह कुछ इस रूप में दिखाई देगी। ये कैसी दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, और ऐसी अगर आकृति है तो इसे सर्पिलाकार डिस्क कहा जाता है, कहा जाता है। तो पहली बात एकदम सही हो गई। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट जो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हमने बताया था, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मैंने बताया था, उसमें 3 गैलेक्सीज की बात की थी। एक तो हमारी आकाश गंगा हो गई, एक तो हमारी आकाश गंगा हो गई, दूसरे का नाम हमने एंड्रोमेडा बताया था। दूसरे का नाम हमने क्या बताया था, एंड्रोमेडा बताया था। मैंने एंड्रोमेडा बताया था, ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बेसिकली हमारी आकाश गंगा में जो सूर्य है, फिर से ध्यान से समझना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे करीब का एक तारा है। सूर्य भी हमारा तारा है, और सूर्य के करीब जो अवस्थित, सबसे समीप में अवस्थित जो तारा है, उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जबकि हमारी आकाश गंगा के जो सबसे समीप में अवस्थित दूसरी आकाश गंगा है, उसका नाम एंड्रोमेडा है, ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसलिए मित्रों यह गलत हो गया। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारा की उपस्थिति है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे आकाश गंगा के समीप नहीं उपस्थित है, बल्कि हमारे सूर्य के समीप उपस्थित है। इसमें भी पूछा उपर्युक्त कथन में से सही कथन का चयन करिए, तो सही कथन केवल एक है, इसलिए आंसर होगा इसका ए। क्या होगा मित्रों, इसका आंसर ए होगा। बी आंसर इसका गलत है, तो बी आंसर हो गया गलत, ए आंसर सही होगा। यहाँ पर स्पष्टीकरण में ए दिया हुआ है, इसी प्रकार से समझाते हुए, और बाकी भी अपना सब कुछ एकदम स्पष्टीकरण दिया है जो बातें मैंने समझाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूर्य के बारे में बात दिया है, मंदाकिनी आकाश गंगा की केंद्रीय मेखला में उपस्थित एक परिपक्व तारा है। अब यहाँ पर मित्रों बड़ी ही शानदार तरीके से आपको चीजें याद करनी है। मैंने अच्छे से शानदार पढ़ाया था कि सूर्य मंदाकिनी आकाश गंगा की केंद्रीय मेखला में उपस्थित एक परिपक्व तारा है, मेच्योर तारा है। ये बात सही है। ओहो, डेवलपमेंट ऑटो पावर ऑफ, प्रेस एनी की टू कैंसिल 4 मिनट 3। ओ जस्ट वेट, मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों। शायद ये की पैड बंद होने वाला था, ये स्क्रीन पैड बंद होने वाला था, पर कोई नहीं, मैं एक बार इन्हें बुलाकर ठीक करवा लेता हूँ इसे। जस्ट वेट प्लीज, एक बार शायद ये ऑफ होने जा रहा है कुछ, ये सारी स्क्रीन ऑफ होने जा रही है, एक बार देख लो आप, है ना। ओके, हेलो दोस्तों, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि सूर्य मंदाकिनी पीछे वाले चित्र में आते हैं। मैंने आपको कैसे समझाया था, कैसे समझाया था, ये चित्र जब बना है कि जो बाहर की मेखला है, इसमें हमेशा, बाहर की मेखला में इसमें हमेशा ही कैसे तारे होते हैं, जिन्हें भ्रूण तारा हमने कहा था। क्या नाम दिया था इन्हें हमने, भ्रूण तारा दिया था। जो मध्यवर्ती मेखला है, इसमें मेच्योर स्टार्स होते हैं, और जो केंद्रीय मेखला होती है, जो सबसे समीप की मेखला होती है मित्रों, इसमें ओल्ड स्टार होते हैं। 3 बातें हमने की थी। तो इसमें एम्ब्रायो स्टार, इसमें मेच्योर स्टार, तो इसमें ओल्ड स्टार होते हैं। अब इसने क्या कह दिया, इसने कथन ने क्या कह दिया कि सूर्य मंदाकिनी या आकाश गंगा की केंद्रीय मेखला में उपस्थित है, गलत हो गया। केंद्रीय मेखला में हमेशा एंड हमेशा ओल्ड स्टार होते हैं। केंद्र, केंद्र का मतलब होता है एकदम केंद्र। केंद्र में हमेशा ही ओल्ड स्टार होते हैं, जो कि मरने के करीब के तारे होते हैं। यह एक परिपक्व तारा, यह बात सही है कि सूर्य हमारा एक युवा तारा है। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, सही मामले में परिपक्व कह भी सकते हैं, बट रियलिटी यह है कि सूर्य हमारा अभी कैसा तारा है, यूथफुल स्टेज में है, युवा स्टेज में है, तो एक युवा तारा है मित्रों सूर्य हमारा। तो सूर्य के बारे में यह जानकारी हो गई। पर कुल मिलाकर जो पहली बात कही गई है वह कुछ मामले में सही है, बट कुछ मामले में गलत है। तो गलत का साथ अगर आप देंगे तो आप गलत ही कहलाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह फिजिक्स का नियम नहीं है, यह भौतिक जीवन का भी नियम है, यह व्यवहारिक जीवन का भी नियम है कि अगर आप गलत का साथ दे रहे होंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे। इस सेंटेंस में तमाम बातें सही लिखी हैं, लेकिन सही बातें ने गलत बात का समर्थन किया है, गलत बात के साथ जुड़कर आई है। इसलिए मित्रों पहली बात यहाँ पर गलत के साथ होने की वजह से गलत हो गई। दूसरी बात, भ्रूण तारे आकाश गंगा की बाह मेखला तथा पुराने तारे केंद्रीय मेखला में होते हैं। यस, दूसरी बात सही है। दूसरा कथन पढ़ते तो पहले का स्पष्टीकरण वैसे भी स्वयं आ जाता मित्रों। तो पहला गलत, दूसरा सही है। इसमें से भी सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन केवल 2 है, इसलिए आंसर करेंगे केवल 2, बी पार्ट को आंसर करेंगे। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं, आंसर होगा मित्रों इसका बी आंसर होगा। कुछ बच्चों ने सी लिखा, ऐसी गलती क्यों किया है, नहीं करना है गलतियां। अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो मेरे एनालिसिस से समझने की कोशिश करते जाइएगा, तो आपकी त्रुटियां भी दूर होती चली जाएंगी। तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है, इसका चयन करना है। अब आपके पास 4 कथन है और चारों कथन पढ़ने पड़ेंगे। जब मैंने बताया कि कथन की बात आती है तो कथन की बात में चारों के चारों को पढ़ना होता है। तो ध्यान से, ए, 2 स्थलखंडों के मध्य की दूरी का अध्ययन करने की इकाई को नॉटिकल माइल कहा जाता है, गलत। गलत, बेसिकली समझना, नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापन की इकाई है। याद करो सभी, नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापन की इकाई है, जहां 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर का। इसका मतलब कि समुद्र में जो नॉटिकल माइल की दूरी होती है ना, वो धरती के जो माइल, मील में हम लोग धरती में 2 स्थलखंडों के बीच की दूरी को या कि हम किलोमीटर में मापते हैं या कि मील में मापते हैं। मील की इकाई होती है 1.65 किलोमीटर की, बट जहां तक नॉटिकल माइल की बात आती है तो वो होती है 1.852 किलोमीटर की। इसलिए मित्रों जो पहली बात कही गई है वह गलत हो गई, क्योंकि 2 स्थलखंडों के बीच के मध्य की दूरी को मापने की इकाई माइल है, ना कि नॉटिकल माइल है। नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापन की इकाई है। तो दूसरी बात, प्रकाश वर्ष का उपयोग 2 आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी के आकलन के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक खगोलीय इकाई का मान लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के समान होता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी की बात की जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होता है नॉटिकल माइल का मान लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 लगभग में चलेगा, ये क्या
होगा मित्रों, लगभग में चलेगा, लगभग में इसे चलेगा, चलाना भी चाहिए आपको, लगभग में चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर था, ये आपके पास आंसर था। तो आपने क्या देखा इसमें, ओके, इसका ऑप्शन का विकल्प असत्य कथन का चयन करना है। कैसे दिया है इसमें, तो दूसरी बात भी लगभग सही हो गई। यहाँ आप ये भी देखिए कि तीसरी बात भी लगभग सही है, चौथी बात भी लगभग सही है, लगभग में सही सब चीजें देख लिया आप, लगभग सही है। क्योंकि अगर 1.852 2 किलोमीटर नहीं दिया तब भी चलेगा। ये क्या कहता है, कथन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो हम ये देखते हैं इसमें से असत्य कथन केवल पहला है, दूसरा भी सही है, लगभग तीसरा भी सही है, लगभग चौथा भी सही है। पहला मतलब ए है जो कि असत्य दिख रहा है। जब पहला ही असत्य दिख रहा है तो आंसर आपको क्या करना है, वह ए ही है आंसर। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो ए आंसर सही प्रतीत होता है, मतलब गलत प्रतीत होता है, बाकी चार सही प्रतीत होते हैं। तो आपने आंसर का चयन किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूर्य की विकिरण पेटी से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात मैंने कही थी कि चुंबकीय तूफान प्रकट हो रहे होते हैं। सूर्य की संवहन पेटी से एक्स रेज तथा गामा रेज किरणों की उत्पत्ति होती है। बेसिकली अगर उत्पत्ति की बात देखी जाए तो कोई भी पेटी देखें, सपोज सूर्य को मैंने बताया था कि ये संकेंद्रीय मेखलाओं के रूप में उपस्थित होता है। सूर्य कैसे उपस्थित है, संकेंद्रीय मेखला के रूप में उपस्थित है, कुछ इस रूप में उपस्थित है। इसकी कुछ इस रूप में पेटियां पाई जाती हैं। तो ये कोर हो गया। कोर के बाद मैंने बताया था कि रेडिएटिव जोन होता है, उसके बाद मैंने बताया था कन्वेक्टिव जोन पाया जाता है। तो जो रेडिएशन का जो वजह है वो ये रेडिएशन का वजह बेसिकली रेडिएटिव जोन है। इसमें क्या बात किया है कि सूर्य की संवहन पेटी से एक्स किरणों तथा गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। किसी भी किरण की उत्पत्ति की वजह बेसिकली रेडिएटिव जोन है। कौन सी जोन है, रेडिएटिव जोन है। रेडिएशन का मतलब विकिरण पेटी, विकिरण पेटी का मतलब जहां से निकलकर विकिरण बाहर की ओर जा रहा है। तो सारे प्रकार के विकिरण इस रेडिएटिव जोन से मुक्त होते हैं, ना कि कन्वेक्टिव जोन से मुक्त होते हैं, ना कि कन्वेक्टिव जोन से मुक्त होते हैं। तो मित्रों ध्यान से समझना कि जो दूसरी बात कही गई, दूसरी बात निश्चित रूप से गलत हो गई। क्योंकि संवहन पेटी में केवल एवं केवल क्या होता है, संवहनिक वेव पैदा होती है। उच्च तापीय वेव ऊपर की ओर बढ़ेंगे, निम्न तापीय वेव नीचे की ओर जाएंगे। और इसी प्रकार से पदार्थों का भी संवहन, हाइड्रोजन तथा हीलियम का भी संवहन यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। मूल कारण इसका रेडिएटिव जोन है। इसीलिए इसमें से देखेंगे तो दूसरा कथन इसका गलत हो गया, पहला कथन इसका सही हो गया। ये पूछ क्या रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात ये गलत पूछ रहा है। इसको पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा है, दूसरा कथन गलत है। इसलिए आंसर यहाँ पर बी होगा, अर्थात केवल दो गलत है, केवल दो गलत है। यहाँ पर एक और बी दोनों गलत है, ये नहीं होगा। सूर्य के विकिरण पेटी से चुंबकीय तूफान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ ये भी एक पार्शियली देखा जाए तो पूरा तो नहीं है। विद्युत चुंबकीय तूफान मुक्त होते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप, विद्युत चुंबकीय तूफान यहाँ पर होते हैं। देखो सही मामले पर अगर मुझे प्रश्न बनाना हो और इसका जवाब खोजना हो तो मैं इसमें से पहला और दूसरा दोनों को गलत कर दूंगा। मैं पहला और दूसरा दोनों को गलत कर दूंगा। यह भी गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि विकिरण पेटी से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, ना कि चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। पर एक अर्थ में, क्योंकि मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, सूर्य के इस पूरे मंडल को मैग्नेटोस्फीयर, चुंबकीय मंडल कहा जाता है, तो एक अर्थ में इसे सही भी माना जा सकता है। अब जब इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा हो कभी भी आंसर में, तो क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए जितनी बात लिखी है वो सही है कि नहीं है। तो मित्रों जितनी बात लिखी है वो सही है, क्योंकि सूर्य की किरणों का जो विकिरण मंडल होता है ना, उसे मैग्नेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। जब जाना जाता है तो इतनी बात को सही मानते हुए पहली बात को सही माने, दूसरे को गलत माने, उसका आंसर भी चुने। अब आपके क्वेश्चन सेटर ने आंसर क्या किया मुझे नहीं पता, बट इसका आंसर कुछ इस रूप में निकाला जाना चाहिए। इसने आंसर क्या लिखा है, डी निकाला है कि ना तो एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। तो इसने पहले को भी गलत मान लिया है, अर्थात वही विद्युत चुंबकीय तरंग वाला कॉन्सेप्ट निकाला होगा। पर मित्रों आप ऐसा नहीं करो, आप जो करोगे जैसे मैंने बताया है, तो विद्युत चुंबकीय की जगह पर चुंबकीय भी लिखा है उसे भी सही मानोगे। फिर से सही बता दूं कि इसे अगर उन्होंने विद्युत चुंबकीय ध्यान दिया तो सही यही है कि पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा तो गलत है ही। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन मैं आगे एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझना है कि सूर्य की सतह से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, लेकिन जिस दूर तक फैलती है उसे सूर्य का चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है, मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है। अगर मैग्नेटोस्फीयर के संदर्भ में देखा जाए तो उसे मैग्नेटिक वेव के नाम से जाना भी जा सकता है, कहा भी जा सकता है। इसलिए मित्रों पार्शियली आंसर सही भी है, पार्शियली आंसर गलत भी है। तो दोनों संदर्भों में इसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सही दिखाया है। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने गलत दिखाया तो उसे भी पूर्णतः गलत नहीं कहा जा सकता है। पर आप में से कहोगे सर हमारी रैंकिंग प्रभावित होगी, अरे कुछ प्रभावित नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल इन सब प्रश्नों में, एक आध प्रश्न में ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी विषय से पूछे गए प्रश्नों में आगे बढ़ रहे हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। तो हमने बताया था कि जब हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम प्लस दूसरा समस्थानिक ट्रिटियम उच्च तापीय दशा में जब आपस में संलयित होते हैं तो 2He4 का निर्माण करते हैं, प्लस एनर्जी एमिट होती है। क्या एमिट होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और उसी ऊर्जा को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बताया। तो इस प्रकार से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य की सतह पर हो रही होती है और उसकी वजह से सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है। तो कहता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में, बिल्कुल सही है, परिवर्तन हो रहा होता है। हीलियम का हाइड्रोजन में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हीलियम का हाइड्रोजन में जब परिवर्तन होता है तो ये विखंडन की प्रक्रिया है। हाँ एक बात और समझ लो आज की क्लास में, अगर हम सूर्य को 3 महत्वपूर्ण पेटियों में या 4 महत्वपूर्ण पेटियों में बटा हुआ देखें, जिसमें से अंदर पे पाया जा रहा है कोर, बाहर पे पाया जा रहा है फोटोस्फीयर, उसके बाहर पाया जा रहा है क्रोमोस्फीयर और उससे बाहर पाया जा रहा है कोरोना, तो याद रखना ये प्रकाश मंडल एवं रेडिएटिव जोन में जो हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम बनता है, तो हीलियम बनने के बाद भारी होने के कारण धीरे धीरे कोर में चला जाता है। और जब हीलियम कोर में पहुंच गया, ध्यान से, जब हीलियम कोर में पहुंच गया तो यहाँ तापमान फिर से बहुत अधिक है और उच्च तापीय दशा में यहाँ हीलियम पुनः कुछ मात्रा में विखंडित होता है, सारा मात्रा में तो नहीं पर कुछ मात्रा में विखंडन होता है। तो यहाँ पर सूर्य में अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन या संलयन, तो आप लगाएंगे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, आंसर सही होगा। लेकिन अगर लगातार है, अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया, प्रश्न को ध्यान से सुन लेंगे, ये बहुत कोर बात बता रहा हूं बच्चों, बहुत कोर बात बता रहा हूं। टीचर नहीं समझाते ये बात, फिर से बोल रहा हूं, YouTube में ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये राजेश मिश्र ही जानकारी देंगे, इसे ध्यान से सुनो फिर आंसर करो। बेसिकली अगर हम देखें कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, यहाँ शब्द हमने लगा दिया मुख्य, तो मुख्य स्रोत के संदर्भ में आप नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को ही अंतर लगाएंगे। संलयन का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिक का आपस में मिलना, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक का आपस में मिलना। लेकिन अगर पूछता है कौन कौन से स्रोत,
कौन कौन से स्रोतों के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो मित्र इस दशा में संलयन भी शब्द जुड़ेगा और विखंडन भी शब्द जुड़ेगा। संलयन बेसिकली रेडिएटिव जोन में, विखंडन रेडिएटिव जोन में एंड फोटोस्फीयर में हो रहा होता है, जबकि विखंडन की प्रक्रिया सूर्य के केंद्र में चल रही होती है। तो विखंडन किसका हो रहा होता है? हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन में हो रहा होता है। लेकिन जिस तुलना में संलयन हो रहा होता है उसकी तुलना में नगण्य मात्रा होती है विखंडन की, इसलिए जनरली शिक्षकों द्वारा विखंडन की चर्चा नहीं की जाती। बट जब आंसर इस रूप में यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी वही पूछता है जहां लोग बात करना समाप्त कर देते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यूपीएससी वही पूछता है जहां शिक्षक पढ़ाना बंद कर देते हैं। तो यहां पर अगर कभी यह पूछ लिया कि सूर्य में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो नाभिकीय, संलयन एवं विखंडन दोनों को आंसर करेंगे। अगर दोनों नहीं करेंगे तो आंसर आपका गलत कह जाएगा, क्योंकि कोर में विखंडन है तो रेडिएटिव जोन में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो पहली बात ये हो गई। तो दूसरा ये हो गया, हीलियम का कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, तो हाइड्रोजन का ओजोन में नहीं। तो पहला भी गलत है, ध्यान से समझें। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसमें से केवल ए सही है, ए सही है। इसलिए आंसर क्या होगा मित्रों? इसमें से एक ही बच्चों ने मुझसे आज सौर कलंक के बारे में पूछा है। सौर कलंक का मतलब सन स्पॉट के बारे में पूछा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं सन स्पॉट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं। तो नेक्स्ट बात पर चलते हैं आगे, ठीक है ना? नेक्स्ट बात पर आगे चलते हैं। सूर्य की वह पेटी जहां से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति हो रही है तथा पृथ्वी के आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति की परिघटना उत्पन्न करती है। ध्रुवीय ज्योति मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसे कहते हैं ऑरोरा, AURORA। अब मुझे इसे समझाना होगा, तब इस प्रश्न का जवाब देना होगा, है ना? बाकी प्रश्न का आंसर तो आ ही जाएगा, बट ऑरोरा की परिघटना को पहले मैं समझा देता हूं। देखो, अगर वायुमंडल को देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब स्पीड कम करना होगा। जैसे मैं पढ़ाने की प्रक्रिया में आऊंगा तो अपनी स्पीड को कम करूंगा, ताकि एक एक शब्द आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सके। पर जैसे ही अन्य चीजों की प्रक्रिया में रहूंगा तो स्पीड अधिक भी रही आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से, सूर्य के 4 मंडल कौन से हैं? सबसे नीचे का मंडल होता है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है ताप मंडल। और ताप मंडल के 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आयन मंडल, ये परत होती है आयन मंडल, और दूसरी परत होती है बहिर्मंडल। ये दोनों के दोनों ताप मंडल के अंग हैं, ताप मंडल के। इसे मध्य मंडल कहते हैं, ये समताप मंडल है, यहाँ पर ये क्षोभ मंडल। क्लाइमेटोलॉजी के पहले ही टॉपिक में ये सब आप विस्तार से पढ़ें। सूर्य की किरणें जैसे ही इस मंडल पर इंटर करती हैं, आयन मंडल पर, तो आयन मंडल की आयनित गैसों के साथ क्रिया हुई, आयनाइजेशन की प्रक्रिया में, क्योंकि दोनों के दोनों ध्रुव पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं चुंबकीय दृष्टिकोण से। यहाँ पर मित्रों जब 6 महीने की दीर्घ रात्रियां होती हैं ध्रुवों में, आप सभी जानते हैं कि ध्रुवों में 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात्रि पाई जाती है। तो जब 6 महीने की दीर्घ रात्रियां पाई जाती हैं, उन रात्रियों के समय पर यहाँ चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, और ब्लू, अज़ूर ब्लू कहते हैं, अज़ूर ब्लू रंग का या बैगनी रंग का एक चमकीला प्रकाश दिखाई देता है। इतना चमकीला प्रकाश रहता है कि उससे आप पर्याप्त दृष्टिकोण से रात्रि काल में भी बिना किसी प्रकाश के उपकरण के पैदल चल सकते हो। ध्रुवीय क्षेत्र में इतना पर्याप्त प्रकाश रहता है, चमकीला प्रकाश। ध्रुवों के आसपास पाए जाने वाले 6 महीने की दीर्घ रात्रि काल में जो प्रकाश होता है, इसे बेसिकली ऑरोरा कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ऑरोरा 2 प्रकार का होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे बोरियालिस कहते हैं, नाम याद रखना है, बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसे ऑस्ट्रालिस के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रालिस के नाम से। ध्यान रखना, ऑस्ट्रालिस शब्द का मतलब ही होता है दक्षिण। ऑस्ट्रालिस शब्द का मतलब क्या होता है? दक्षिण। इसी दक्षिण के नाम पर ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा, अर्थात जो दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। तो दूसरा, बोरियल का मतलब होता है लैटिन भाषा में उत्तर की दिशा, अर्थात जब उत्तरी ध्रुव में प्रकाश दिखाई दिया तो उसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, याद करो आज से। और जब दक्षिणी गोलार्ध में दिखा तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तो चुंबकीय मंडल की यह परिघटना है, आयन मंडल की यह परिघटना है। आयन मंडल में जब विभिन्न उच्च ऊर्जा वाली सूर्य की विकिरण आयन मंडल की गैसों से टकराती हैं तो वह पुंजित होकर प्रकाश पैदा करती हैं, और उसी को हम ऑरोरा कहते हैं। इसी परिघटना को पूछा है कि सूर्य की वह पेटी जहां से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति होती है तथा पृथ्वी के आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति की परिघटना उत्पन्न होती है। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य की सतह से जो मुक्त होती है ऊर्जा, वो सतह का भाग जहां से पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, ये तरंगे जो मुक्त होती हैं, इस पेटी का नाम होता है कोरोना। क्या होता है मित्रों? कोरोना। कोरोना के अंदर होता है बेसिकली क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल, और उसके अंदर होता है फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर के अंदर की पेटी है कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर, ये सब पाया जाता है। तो कहां से मुक्त हो रहा होता है चुंबकीय तूफानें? कोरोना से मुक्त हो रही होती हैं, किरीट मंडल से मुक्त हो रही होती हैं, जिसके चमक का कारण होता है जहां से विकिरण मुक्त हो रहे होते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो क्या देखा है? विकिरण पेटी, सूर्य की वह पेटी जहां से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति होती है। तो ये कौन सी पेटी हो गई? उत्पत्ति का क्षेत्र हो गया रेडिएटिव जोन। उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा हो गया? रेडिएटिव जोन, जहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बाहर निकलती है। और मित्रों इसी के प्रभाव से प्रकाश मंडल सबसे अधिक चमकीला तथा प्रकाशित दिखाई देता है। तो फिर आ गया फोटोस्फीयर, फिर आ गया केंद्र, और फिर आ गया संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन गलत हो गया, केंद्र गलत हो गया। अब यहाँ 2 आंसर मिले आपके, एक फोटोस्फीयर मिला और एक रेडिएटिव जोन मिला। तो फोटोस्फीयर सर्वाधिक चमकीला क्षेत्र है, लेकिन ऊर्जा उत्पत्ति का क्षेत्र केवल यह नहीं है, ऊर्जा उत्पत्ति का क्षेत्र, उत्पत्ति पूछा है, उत्पत्ति का मूल क्षेत्र रेडिएटिव जोन होता है मित्रों। इसीलिए आप अगर यहाँ से प्रकाश के बहिर्प्रकाशन और मुक्त होने का क्षेत्र पूछता, तो प्रकाश मुक्त, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कोरोना से मुक्त हो रही होती हैं, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो यहाँ से ये रेडिएट होकर बाहर से मुक्त होती हैं, यहाँ ये तूफान दिखाई देते हैं, बट निकलने की वजह या उत्पत्ति की वजह बेसिकली रेडिएटिव जोन एंड फोटोस्फीयर होता है। अगर आंसर 2 दिया गया है, ए एवं बी, तो दोनों के दोनों सही होंगे। अगर आंसर 2 दिया होगा, ए एवं बी, तब दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन आंसर अगर 1 दिया है, तब आपका आंसर एकदम एक्यूरेट इसमें से रेडिएटिव जोन होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट क्या होना चाहिए? रेडिएटिव जोन होना चाहिए। आकाश ने लिखा है सर हिंदी बोला कीजिए प्लीज। अरे हिंदी ही है सारे दोस्त मेरे, ध्यान रखो, इतना छोटा छोटा शब्द अगर इंग्लिश में आ गया तो इसके लिए परेशान मत हुआ करो, इतना है तो मत मचाओ, सारा हिंदी ही बोलते हैं, सबका हिंदी लिखे हैं। बोरियालिस को मैंने उत्तर बता दिया, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण बता दिया, कोरोना का नाम कोरोना है तो क्या बता दूं, विकिरण पेटी को इंग्लिश में रेडिएटिव जोन कहते हैं, वही मैंने बता दिया कि रेडिएटिव कहते हैं। कहां यहां इंग्लिश की इतनी उपयोगिता है और कहां मैंने उपयोग किया है? तो इस संदर्भ में आपने देखा कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि हिंदी बोल दिया। अब इसमें आंसर में इसने संवहन पेटी कर दिया है, लेकिन मित्रों इस आंसर को मुझे सुधरवाना होगा, ये संवहन पेटी इसका सही जवाब नहीं है, मैं सुधरवा दूंगा संस्था से, ठीक है? सही
जवाब जो मैंने बताया आपको ये सही जवाब निकालना है। और फिर से आप इसको देख सकते हैं, ध्रुवीय ज्योति की परिघटना उत्पन्न होती है वह है दिस वन, इसका आंसर होगा रेडिएटिव जोन, क्योंकि उत्पत्ति की बात किया है इसने। किसकी बात किया है? उत्पत्ति की बात किया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी सतह तक कितने समय में पहुंचती है। इसके लिए आप लोगों को मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया था कि 8 मिनट 20 सेकंड भी हो सकता है, 8 मिनट 16 सेकंड का भी आंसर हो सकता है। और क्यों, इसके कारण को भी मैंने समझाया था क्लास के दौरान, इसलिए अब इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर परपेंडिकुलर अगर रेस को देखेंगे तो 8 मिनट 16 सेकंड होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रेक्टिलिनियर स्लोप को अगर देखेंगे, रेक्टिलिनियर स्लोप में अगर रेस को देखेंगे तो समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? सी इसका आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए कथन देखते हैं। अब बेसिकली सोलर रेडिएशन से पूछा गया है, परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य जो दृश्य प्रकाश किरणें हैं उनसे अधिक होता है। याद करो मैंने एक ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। यहां पर मैंने दिखाया था कि ये विजिबल रेज हैं, दृश्य प्रकाश हैं। इससे पहले अल्ट्रावायलेट रेज थी, इससे पहले एक्स रेज थी, इससे पहले गामा रेज थी। यहां पर इंफ्रारेड दिखाया था, यहां पर माइक्रोवेव दिखाया था, यहां पर रेडियो वेव दिखाया था। ये दृश्य प्रकाश है जिसके बारे में मैंने बताया था 0.4 माइक्रोमीटर या 0.7 माइक्रोमीटर के बीच है, विबग्योर है, 7 रंग है। 0.4 माइक्रोमीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह 400 नैनोमीटर प्राप्त होता है, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, और तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में भी मैंने आपको चीजें कहानी सुनाई थी। इनका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश किरणों से अधिक होता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका तरंग दैर्घ्य हमेशा छोटा होता है, क्योंकि परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य 0.1 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन के मध्य पाया जाता है। इसका मतलब है कि इनका तरंग दैर्घ्य ऊर्जा अधिक है परावैंगनी किरणों में, पर जहां तक तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो तरंग दैर्घ्य निश्चित रूप से छोटा पाया जाता है, निश्चित रूप से कम पाया जाता है। इसलिए पहली बात गलत हो गई, ठीक है। फिर लिखा है इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब अवरक्त किरणों को, सूक्ष्म किरणों को और रेडियो तरंगों का दृश्य प्रकाश किरणों से कम होता है। क्या? फिर से आगे बढ़ना है। तरंग दैर्घ्य के बारे में दिया होगा कि अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश किरणों से कम होता है, अधिक होता है। इसका मतलब दूसरा भी गलत। फिर से मैं यहां आपको समझा दूंगा, अगर आप इधर की ओर पहुंच गए तो इनकी वेवलेंथ अर्थात लैम्डा अधिक पाई जाती है दृश्य प्रकाश से, और अगर आप इधर की ओर आ गए तो इनकी वेवलेंथ अर्थात लैम्डा निश्चित रूप से दृश्य प्रकाश किरणों से क्या पाई जाती है? हमेशा कम पाई जाती है। जहां ऊर्जा की बात की जाए तो यहां पर एनर्जी के संदर्भ में इनमें एनर्जी दृश्य प्रकाश से कम है, तो इनमें अगर एनर्जी की बात करोगे तो दृश्य प्रकाश से अधिक पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एवं तरंग दैर्घ्य का एक दूसरे से व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो पहली बात भी गलत हो गई, दूसरी बात से गलत हो गई, अर्थात पूछ क्या रहा उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? न पहला सही है न दूसरा सही है, जिसका आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया मित्रों, न पहला सही न दूसरा सही। समझ में आ गया मेरी बात की नहीं? न दूसरा सही, तो आंसर हो गया मित्रों इसका डी। नेक्स्ट, अल्बिडो का सर्वाधिक मान पाया जाता है जो सतह, अब इसमें कभी रटने की जरूरत नहीं है। कभी अल्बिडो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अल्बिडो के बारे में आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि जो सतह जितनी चिकनी होगी वही चमक उतनी ही चमकदार होगी। दूसरा याद करो, जो सतह जितनी चिकनी है प्रकाश की किरणें अगर पड़ी तो वह सतह उतनी ही अधिक प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी। तीसरा, व्यवहार जगत में जो परत या सतह जितनी चमकदार दिखाई देती हो, जो सर्वाधिक चमकदार दिखाई देती हो, तो सर्वाधिक चमक का मतलब है कि अल्बिडो उसका अधिक है। सर्वाधिक चमक का मतलब है अल्बिडो उसका अधिक है, अर्थात प्रकाश किरणों के परावर्तन की दर, वापस लौटाए जाने की दर उसकी सर्वाधिक होगी। अगर हम दिए गए विकल्पों में से देखें, हिमाच्छादित सतह, मृदा, वन क्षेत्र, समुद्रों में, हिमाच्छादित सतहों को कभी देखोगे, पर्वतों में देखो, अगर आप हिमालय नहीं भी गए हैं तो सिनेमा में देखना, कभी किसी फोटोग्राफ्स में देखना, तो जहां भी हिमाच्छादित सतह होंगी बहुत ही चमचमाता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। हिमाच्छादित सतह बहुत ही चमचमाती हुई दिखाई देगी। वो चमचमाते हुए दिखाई देने का मतलब है कि प्रकाश किरणों का परावर्तन बहुत अधिक है। तो ना केवल प्रकाश किरणों का परावर्तन कर रही होती हैं, बल्कि सभी किरणों का परावर्तन कर रही होती हैं, पर हमें दिखाई केवल प्रकाश किरण देती है। इसलिए सर्वाधिक चमकदार चूंकि हिमाच्छादित सतह देती हैं, फ्रोजन या फ्रॉस्ट सतह देती हैं, जहां पर आइस कैप या स्नो कैप देता है, तो सर्वाधिक चमकदार यह है, तो सर्वाधिक अल्बिडो भी मित्रों इसी का होगा। इसमें अगर दो बातें और दे दे कि एक तरफ फ्रेश स्नो है, तो दूसरी तरफ ओल्ड स्नो है। अब इसमें से आपको तुलना करने के लिए पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से अल्बिडो किसका होगा, तो ध्यान रखना अभी हाल फिलहाल की पड़ी हुई बर्फ ज्यादा चमकदार होती है, इसलिए मित्रों आंसर ये ज्यादा सही होगा। इसकी तुलना में ओल्ड स्नो की तुलना में फ्रेश स्नो का अल्बिडो अधिक होता है, इसलिए मित्रों आंसर इसका ए ही होगा। बट अगर ऐसा भी विकल्प होता तो आपको फ्रेश स्नो याद करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अब इसमें से कई टीचर ऐसा भी करते हैं कि ढेर सारा एग्जांपल्स लिखा देते हैं, जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो वहां एग्जांपल्स की जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। यहां ध्यान रखना कि जो चमकदार सतह दिमाग में बैठाओ, जिसमें जितनी अधिक चमक होगी वह उतना ही अधिक अल्बिडो पैदा करेगा। जैसे अब यहां पर मैं दो एग्जांपल देता हूं, एक तरफ मेरे पास पानी की प्लास्टिक की बोतल है, एक तरफ मेरे पास स्टील की बोतल है। आपके सामने दोनों की दोनों बोतल में सामने रखा हूं, इसमें से दोनों में से कौन अधिक चमकदार है? आप बोलोगे सर स्टील की बोतल। अब मैं पूछ लूं कि इन दोनों में अल्बिडो किसका अधिक है, तो आपका जवाब होगा सर स्टील की बोतल का अल्बिडो अधिक होगा। क्या होगा? स्टील की बोतल का अल्बिडो अधिक होगा। यही आपको करना है। अब मैंने दे दिया दो, ये मेरे चश्मे का एक बॉक्स है ना, और ये आपके पास बोतल है। मैंने बताया कि इन दोनों में से कौन सर्वाधिक चमकदार है, तो आप बोलोगे सर ये चश्मे के बॉक्स के स्थान पर ये बोतल ज्यादा चमकदार है, तो इसका अल्बिडो अधिक होगा। अब व्यवहार में प्रकृति में भी ऐसे ही उदाहरण ले लें कि समुद्री जल सतह है, वन है, रेत का मैदान है, चट्टाने हैं, मृदा है। अब इन सब का उदाहरण देकर आपसे पूछ लिया कि इनमें से अल्बिडो किसका अधिक होगा, तो आप याद करने की कोशिश करो, मस्तिष्क में विचार करने की कोशिश करो कि आखिर कौन है जो ज्यादा चमकदार होगा, और आपका आंसर 100% एक्यूरेट और सही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अल्बिडो का आंसर बिना रटे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आपका सही आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगुलैरिटी से संबंधित है? अब सिंगुलैरिटी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी, इसका संबंध किससे है? तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ तथा ऊर्जा को समाहित करने वाला एक आकर्षक शक्ति युक्त बिंदु, बिल्कुल सही अभी बात दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया था कि सिंगुलैरिटी आज के ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पूर्व का वह बिंदु है जहां आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ समाहित था। यह सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से युक्त था, सर्वोच्च तापमान से युक्त था, सर्वोच्च घनत्व से युक्त था, परंतु अदृश्य था, अगोचर था, इसे देखा नहीं जा सकता था, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, यह वर्णनातीत है, इसे शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने ब्रह्म के बारे में कहा था कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के बारे में कहते हुए हमने यह भी कहा था यह अगोचर है, यह अदृश्य है, यह सर्वव्यापी है, आज के ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। लेकिन
दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह से सिंगुलैरिटी की भी व्याख्या होती थी मित्रों, इसीलिए पहली बात सिंगुलैरिटी के लिए सही है। ब्रह्मांड में निम्न घनत्व या निम्न तापमान वाला क्षेत्र गलत हो गया, मैंने उच्च घनत्व और उच्च तापमान बताया है। ब्रह्मांड में प्रतिकर्षण शक्ति से युक्त नहीं, आकर्षण शक्ति से युक्त केंद्र था। तो क्या कहता है कि कौन सा संबंधित है, इसमें से ए संबंधित है। इसका भी आंसर क्या हो गया मित्रों, ए आपका रियल आंसर हो गया। तो ए को आंसर करेंगे। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मैंने सबसे पहली बार आपको बताया था कि 1920 में एक टेलीस्कोप बनाते हैं एडविन हबल महोदय, और इन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा कि दो आकाशगंगाएं या दो तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन आकाशगंगाओं को दूर जाते हुए देख इन्होंने पहली बार यह प्रतिपादित किया या बताने का प्रयास किया था कि निश्चित रूप से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर जाने का मतलब है ये कभी पास रहे होंगे, और पास रहे होंगे का सिंगुलैरिटी का कांसेप्ट निकला, और दूर जाने का मतलब विस्तार होने का कांसेप्ट निकला। तो एडविन हबल इसके सही आंसर होंगे। जेम्स जीन्स के बारे में भी बताएंगे, हेराल्ड जेफरी के बारे में भी बताएंगे। बेसिकली इन सब ने क्या क्या सिद्धांत दिया था, कार्ल वाइजस्कर के बारे में भी बताएंगे कि आखिर इन सब ने क्या सिद्धांत दिया था, बट थोड़े दिन बाद, अभी 2 दिन के बाद की कक्षा आएगी। तो बी इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। अपने क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर धीरे-धीरे पहुंचते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो आकाशगंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरतारक अंतरिक्ष कहलाता है। आकाशगंगाओं के मध्य के क्षेत्र को इंटरगैलेक्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मैंने बताया था गैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। बताया था या नहीं, यस और नो, जवाब होगा आपका यस सर। इंटरगैलेक्टिक मतलब अंतर मंदाकिनी या आकाशगंगा का स्पेस। तो दो आकाशगंगाओं के मध्य का क्षेत्र अंतरतारक, तो इंटरप्लैनेटरी तो पीछे मैंने समझा ही दिया है, बार-बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो पहला कथन इसका गलत हो गया। दूसरा कथन, दो तारों के मध्य स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र को अंतर्निहारिका क्षेत्र कहते हैं। अंतर्निहारिका, यह भी गलत हो गया। दोनों के दोनों मित्रों कथन गलत हो गया। इसके बारे में मैंने डिटेल से समझा दिया है, पीछे भी और अभी भी समझा दिया है। तो दोनों के दोनों गलत है। और ये क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, न पहला सही न दूसरा सही, इसलिए आंसर आ गया इसका डी। डी इसका आंसर होगा, न पहला सही है न दूसरा सही है। तो आंसर किसको करेंगे, डी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे मैं ये नहीं जान पाया। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन की वजह ही नहीं थी। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है इसका मतलब कि अभी कॉन्सेप्ट्स में अभी दिक्कत है, फैक्ट्स में भी दिक्कत है, गलतियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर कलंक की उपस्थिति। अब यहाँ पर मैं सौर कलंक आपको पहले आज समझा देता हूँ। मान लो कि आज की क्लास सौर कलंक पर ही आधारित है, तो इसे आप लोग बढ़िया से समझो। व्हाट इज सन स्पॉट, अपनी कॉपी में कहीं पर साइड में सन स्पॉट लिखो भी और समझो भी। सन स्पॉट, सन स्पॉट हिंदी में बोलते हैं इसे सौर कलंक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सौर कलंक। सूर्य में कलंक लग गया। ये सोलर एक्लिप्स नहीं है, ये सूर्य ग्रहण नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। ये सूर्य ग्रहण नहीं है, ठीक है, लिख लिया कॉपी में, समझो। बहुत अलग दिशा में ले जाके आपको समझा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस सूर्य में जो चमक दिखाई देती है, आप नग्न आंखों से तो सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, बट फोटोग्राफिक फिल्म या किसी के उपयोग से या सोलर स्पेक्स के उपयोग से अगर आप सूर्य को देखते हो तो अच्छा चमचमाता हुआ आपको ये एक कंदुक दिखता है, गेंद दिखता है, बॉल दिखता है। दिन में जो सूर्य की सतह पूरी चमकती हुई दिखाई देती है, सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, वह कोई और सतह नहीं बल्कि सूर्य का प्रकाश मंडल दिख रहा होता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है सभी को कि ये फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल की घटना है। एक एक शब्द याद करा देता हूं अभी आपको, एक एक शब्द याद दिला देता हूं। ये बेसिकली प्रकाश मंडल की परिघटना है, सौर कलंक की। क्या परिघटना है, प्रत्येक एक शब्द याद करना है, फैक्ट्स में पूछे भी जाते हैं। प्रत्येक 11 से 13 वर्षों में, 11 to 13 ईयर के साइक्लिक क्रम में, अंतराल में, 11 से 13 वर्षों के अंतराल में सूर्य के प्रकाश मंडल में, चमक मंडल, प्रतिदीप्त मंडल या कोई भी शब्द ऐसा कहें, प्रकाश मंडल में, इंग्लिश के लिए एक ही शब्द फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल में कुछ छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कितने वर्षों के अंतराल में, 11 से 13 वर्षों के अंतराल में सूर्य की प्रकाश मंडल के सतह भाग पर या प्रकाश मंडल में कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हीं काले धब्बों को ही सनस्पॉट कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। मित्रों दाग तो चांद में भी है, चर्चाएं तो दाग की ही होती हैं, चाहे इशारों के रूप में हो रही हो या तारीफों के रूप में हो रही हो। क्योंकि कहते हैं कि विरोध सौंदर्य को जन्म देता है। तो भारतीय सिनेमा जगत में भी और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भी कहा जाता है कि जब नायिका हो और नायिका के, आगे बोलूं क्या, नायिका के गालों में सुंदर सा काला तिल हो तो बखान तो उसका भी होता है। ये काला तिल आपके सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखना, चांद का दाग चांद के सौंदर्य को धूमिल नहीं करता है बल्कि बढ़ाता है। उसी तरह से ये बात मैंने क्यों कही है, याद करने के लिए कि चांद का दाग चांद के सौंदर्य को बढ़ाता है। नायिका के चेहरे का काला तिल नायिका के सौंदर्य को बढ़ा रहा होता है। अरे गाना सुना होगा ना कि तेरे गालों में जो काला तिल है वही मेरा दिल है। तो मित्रों तमाम तरह की बातें सौंदर्य शास्त्रों में भी कही गई हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पर, यही बात के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी सनस्पॉट की स्थिति आती है, सूर्य में ये कलंक या दाग की स्थिति आती है, तो सूर्य के सौंदर्य को भी बढ़ा देती है। सूर्य का सौंदर्य बढ़ने का मतलब क्या है, सूर्य की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। इसलिए मैंने ये काला तिल की कहानी सुनाई, आपको रिलेट करने के लिए काला तिल की कहानी सुनाई कि आप चीजों को रिलेट करो और समझ पाओ कि क्या कैसा कहना चाहते हैं, क्यों है, कैसे है। अभी सही इधर आते हैं, कितने प्रकार का पाया जाता है। बेसिकली सूर्य के प्रकाश मंडल में जब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होकर हीलियम परमाणु बन रहा होता है। हीलियम परमाणु, अरे मस्ती में मत रहो, चलो आओ यहाँ पर पढ़ने, तो पिटाई खाओगे आप मुझसे, तभी पिटाई। अभी तो आगाज है मित्रों, अंजाम तो अभी बाकी है। आगाज अभी सुन रहे हो, अंजाम तक पहुंचाएंगे तो मस्तियां ही मस्तियां होंगी। और विषय को चुटकियां बजाते हुए, अगर मुस्कुराते हुए आपने याद ना किया ना मित्रों, और ज्योग्राफी पढ़ते हुए आपकी प्रकृति को निहारने की, प्रकृति को देखने की, प्रकृति को समझने की, चाहे मानवीय प्रकृति हो या भौतिक प्रकृति हो, नजर ना बदल दिया ना, तो राजेश मिश्र मत बोलना आप, ओके। कुछ और बोल डालना, आपकी मर्जी की बात होगी, ओके। पर इसके लिए आपका सहयोग दिन प्रतिदिन बना होना चाहिए, कक्षाएं रेगुलर लेनी है आपको, इस बात की कोशिश जरूर करना। तो मित्रों जैसे ही हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक आपस में संलयित होकर हीलियम बनाए, तो हीलियम बनते ही सूर्य के प्रकाश मंडल में जहां पर हीलियम की अधिकता होती है, वहां पर कुछ काले धब्बे नजर आने लगते हैं। सौर कलंक कैसे पैदा हुआ, इस बात को देखो कि जब सूर्य के प्रकाश मंडल या रेडिएटिव जोन में
जब यह हीलियम नाभिकों की मात्रा या घनत्व जहां पर अधिक प्राप्त हो जाती है, उसकी मात्रा की अधिकता से उस स्थान विशेष पर चमकीला क्षेत्र नहीं बल्कि कुछ दागदार क्षेत्र नजर आने लगता है, कुछ धब्बेदार क्षेत्र नजर आने लगता है। उस दागदार और धब्बेदार क्षेत्र को ही सौर कलंक या सन स्पॉट कहा जाता है। जैसे एक एक फैक्ट याद करो, यह कहां की परिघटना है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल की परिघटना है। कितने वर्षों में दिखाई देती है? तो यह प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के अंतराल में दिखाई देती है। तो यह क्यों उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन के उपरांत जब हीलियम की प्रचुरता हो जाती है तो वहां पर कुछ काले धब्बे नजर आने लगते हैं। उन्हीं काले धब्बों को ही सन स्पॉट या सौर कलंक कहा जाता है। तो सौर कलंक कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है हाई सन स्पॉट, तो दूसरा कहलाता है लो नहीं, लॉन्ग सन स्पॉट। क्या कहलाता है? लॉन्ग सन स्पॉट। अब दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज हाई सन स्पॉट, तो व्हाट इज लॉन्ग सन स्पॉट? तो हाई सन स्पॉट क्या, ध्यान से समझो, जब सूर्य की सतह में बहुत अधिक मात्रा में ये सन स्पॉट दिखाई देते हैं तो उसे हाई सन स्पॉट कहते हैं। इस हाई सन स्पॉट की दशा में सूर्य पर क्या प्रभाव होता है? तो ध्यान रखना, हाई सन स्पॉट की दशा में सूर्य की सतह से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि यह इस बात को बता रहा होता है कि इस समय पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अधिक हुई है। लेकिन लॉन्ग सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट बनने के उपरांत बेसिकली होता क्या है? ये भारी हीलियम धीरे धीरे केंद्र की ओर डूबने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, भारी तत्व हमेशा नीचे की ओर डूबते हैं तो हल्के तत्व हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। हाइड्रोजन हल्का है, हीलियम भारी है, तो हीलियम बनने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगता है तो समय के साथ यह सन स्पॉट लंबे समय तक इस सतह में पड़ा रहता है, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक सूर्य के इसी बाह्य सतह में प्रकाश मंडल में पड़ा होता है। और इसकी उपस्थिति की वजह से, किसकी उपस्थिति की वजह से? सन स्पॉट की उपस्थिति की वजह से, लंबे समय तक उपस्थिति की वजह से सूर्य की सतह का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। आपकी सारी पुस्तकों में यही लिखा होगा कि सूर्य की सतह का तापमान कितना घट जाता है? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। तो घटा हुआ तापमान किसकी वजह से प्राप्त होता है? लॉन्ग सन स्पॉट की वजह से प्राप्त होता है, क्योंकि एक बार सन स्पॉट बन गया इसका मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन का संलयन हो चुका है, और जब संलयन हो चुका, ऊर्जा मुक्त हो चुकी, तो अब उससे तो नई ऊर्जा बनने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर हीलियम की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए सूर्य की सतह का तापमान घट जाता है। पर इतना घटा हुआ तापमान कुछ फर्क इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि मित्रों सूर्य में अरबों डिग्री सेल्सियस, करोड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान है। करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान में से अगर इतना घट भी गया तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो सौर कलंक क्या है? सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले धब्बे हैं। कब दिखाई देते हैं? 11 से 13 वर्षों में दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हाई सन स्पॉट एंड लॉन्ग सन स्पॉट होते हैं। बेसिकली बनते क्यों हैं? हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के कारण बनते हैं। तो हाई सन स्पॉट की दशा में क्या होता है? दिस वन, एंड लॉन्ग सन स्पॉट की दशा में क्या होता है? दिस वन। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी सन स्पॉट अधिक मात्रा में सूर्य की सतह में बनते हैं, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले तापमान में कमी आ जाती है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। मैं लिखाऊंगा, सानिया ने लिखा है, धन्य है सानिया, क्या कहूं अब कि सर समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया बालिका? इतने सरलता और सहजता से बता दिया फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है सानिया, मैं अभी एक अच्छे से भाषा में लिखा भी दूंगा, तब तो पढ़ने की कोशिश कर लेना, तब तो समझने की कोशिश कर लेना। अगर आप में से कुछ बच्चे ठान कर ही बैठ जाएंगे नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे ऊपर कृपा करना, सच कहता हूं कि गुरु ब्रह्म के रूप में भी आ जाए तब मुश्किल हो जाएगा समझाना। आप अपने ऊपर पर्सनल मत लेना, अपने ऊपर पर्सनल मत लेना। लेकिन एक बार सोचो तो कि सर ने क्या समझा दिया, इसमें क्या समझ नहीं आया? सूर्य का प्रकाश मंडल, वहां काला धब्बा है, धब्बा ही सौर कलंक है, क्या समझ में नहीं आया इसमें? मैंने बताया मेरे चेहरे में काला धब्बा है, वही कलंक है, इसमें क्या समझ में नहीं आया सानिया? क्यों ऐसा होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पिछले 3 दिनों से पढ़ रही हो, 4 दिनों से, अब संलयन ही समझ में नहीं आया तब तो फिर प्रणाम है आपको, और डांट रहा हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते डांट रहा हूं, शिक्षक होने के नाते डांट रहा हूं, और डांटने का मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। आप माता पिता को भी सुनाएंगे तो बोलेंगे सर ने सही डांटा है, इसलिए मेरी डांट का कभी बुरा मत मानना, सीखने की कोशिश करना, सर ने आखिर डांटा क्यों है, डांटा क्यों है, क्यों है, इस वजह से हुआ। तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। हाई सन स्पॉट किसको कहते हैं? बनने की लगातार प्रक्रिया जब बढ़ रही होती है तो हाई सन स्पॉट कहते हैं। जब बनने की प्रक्रिया बढ़ रही होती है तो ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, क्योंकि संलयन अधिक है, जितना संलयन अधिक होगा तो ऊर्जा उतनी अधिक होगी। अब बन चुका सन स्पॉट और बनने के बाद अब सूर्य की सतह में पड़ा हुआ है, तो जब बन गया तो बन गया, बन रहा था तो ऊर्जा मुक्त हो रही थी, लेकिन अब बन गया, अब तो ऊर्जा नहीं मुक्त होगी ना, तो बनकर लंबे समय तक पड़ा है तो ऊर्जा नहीं मुक्त हो रही, तो सूर्य की सतह का तापमान घट गया। सूर्य की सतह का तापमान क्या हुआ? घट गया। इतनी सी बात समझाया हूं, इसमें क्या समझ में नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दो मेरे दोस्तों। अरे ये विटगेन्स्टाइन की थ्योरी राजेश मित्र नहीं समझा रहे थे, बहुत सरल और सहज सी बात उदाहरणों के माध्यम से भी समझा रहे थे। तो ये था मित्रों, ये था आपका टॉपिक। और ध्यान रखना, पहले क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं, आफ्टर दैट सन स्पॉट आज की कक्षा में मैं आपको लिखा भी दूंगा। ओके, तो ये हुआ 20वां क्वेश्चन, आपने सॉल्व करना है कि सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर कलंक की उपस्थिति होती है। बिल्कुल सही है, ये फोटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। कोरोना या किरीट जो बाहर का मंडल है, जहां से मैंने बाहर निकलते हुए प्रकाश को दिखाया था, कोरोना या किरीट मंडल केवल चंद्रग्रहण के समय में दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग, ये भी बात बिल्कुल सही है। किस ग्रहण में? चंद्रग्रहण के समय नहीं, ये गलत हो गया, चंद्रग्रहण नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण के समय। इसके समय पर लिखा होना चाहिए, यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लिखा होना चाहिए मित्रों। कि कोरोना की बात जहां तक कहा जाता है, किरीट मंडल की बात जहां तक कहा जाता है, तो ये हमेशा 2 बातें ध्यान रखना। जो क्रोमोस्फीयर होता है, वर्ण मंडल होता है, तो क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना ये दोनों के दोनों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देते हैं, बट पूर्ण सूर्य ग्रहण होना चाहिए, ना कि चंद्र ग्रहण होना चाहिए। तो इसलिए मेरी बात गलत हो गई, पहला बात सही है, दूसरी बात गलत है। इसमें से सत्य कथन की बात कर रहा है तो केवल एक कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो गया आपका ए, हो गया ए आपका सही आंसर है। ध्यान रखिए, सन स्पॉट को मैं ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए आफ्टर दैट लिखा दूंगा, परेशान नहीं होंगे। ओके, कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के कौन से भाग पर पृथ्वी से देखने पर भोर या सायंकाल में लालिमा युक्त दिखाई देता है? तो ध्यान रखेंगे, इसके साथ में और एक चीज जोड़ता हूं कि लालिमा का मतलब है रंग। लालिमा का मतलब क्या है? रंग। रंग को हम लोग इंग्लिश में तो कलर कहते हैं, बट इसी को लैटिन भाषा में क्रोमोस कहा जाता है या क्रोमो कहा जाता है। तो लैटिन भाषा में जो रंग का मंडल है वो हो गया क्रोमोस्फीयर, अर्थात वर्ण मंडल। हिंदी में वर्ण भी कहा जाता है, रंग भी कहा जाता है, तो ये रंग मंडल हो गया। तो ये बात की जा रही है वर्ण मंडल की, क्रोमोस्फीयर की बात की जा रही है मित्रों। तो ये भोर एवं संध्या काल में भी लालिमा युक्त दिखाई देता है। तो मित्रों इसके बारे में एक और बात कहूंगा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, ना कि चंद्रग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय भी सूर्य की बाहरी परिधि लालिमा से युक्त दिखाई देती है, और जो लालिमा से युक्त दिखाई देने वाली बाह्य परिधीय क्षेत्र होता है वह भी कौन सा होता है? ध्यान रखना, वो भी क्रोमोस्फीयर का क्षेत्र होता है। इसीलिए इसका जवाब होगा ए, जिसे आप वर्ण मंडल कहते हैं, रंग मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर या कलर स्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसका आंसर हो गया ए।
क्या हो गया मित्रों इसका आंसर? ए आंसर हो गया, राइट आंसर आपका ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यताप सबसे अधिक प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए, पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो ये सपोज हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में उष्णकटिबंध यहाँ पर मध्य का जो भाग होता है वो इक्वेटर कहलाता है। 23.5 डिग्री जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ है, इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य हमेशा कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य ही भ्रमण करता रहता है और यही क्षेत्र होता है जहाँ सूर्य की किरणें साल में कम से कम एक बार लंबवत जरूर प्राप्त होती हैं। तो ये क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिकली उष्णकटिबंध कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। तो निश्चित रूप से उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें बाकी कटिबंधों की तुलना में अधिक पाई जाती हैं, तो ये बात सही हो गई। तो दूसरा है सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। बिल्कुल सही है। जब विषुवत रेखा पर है तो सूर्य की किरणें सबसे अधिक साल में प्राप्त होती हैं और जैसे जैसे सूर्य से विषुवत रेखा से दूर जाते जाते हैं देखिए सूर्य की किरणों की तिर्यकता भी बढ़ती जाती है, सूर्य की किरणों की दूरी भी बढ़ती जाती है, दोनों गोलार्ध में दूरियां बढ़ती जाएंगी और इस बढ़ती दूरी के हिसाब से जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इंसोलेशन है, सूर्यताप की मात्रा है वह घटती जाती है। आंकड़ों के आधार पर भी बता दूं, इक्वेटर पर सूर्यताप आपको 100% मिल रहा होता है, 100% मिल रहा होता है। दूसरा 30 डिग्री पर आपको जो सूर्यताप होता है वो 90% मिल रहा होता है। तो 45 डिग्री पर आपको जो सूर्यताप है वो कितना मिल रहा होता है? लगभग 60% 60 नहीं, लगभग 70% या 75% मिल रहा होता है। तो मित्रों इसी को अगर 60 डिग्री ले जाए तो 60 डिग्री पर लगभग 60% सूर्यताप मिल रहा होता है। तो लगभग अगर इसे आप 70 डिग्री पर ले जाइए तो 70 डिग्री पर 40% ही सूर्यताप मिल रहा होता है। अर्थात सामान्य रूप से अगर आप देखो तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर जाते हो धीरे धीरे सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है, ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र औसत रूप से सबसे गर्म प्राप्त होते हैं। औसत रूप से मैंने बात कही है। बाकी आप ये जरूर जानते होंगे कि जो विषुवतीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वहां सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। ये तथ्य भी मैं जानता हूं, इसे भी पढ़ाऊंगा। बट औसत रूप से सूर्यताप की जहां बात की जाए तो विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाए तो कम होता जाता है। तो यह भी बात सही है। ये पुस्तक उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मित्रों दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर आंसर होगा ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो गया मित्रों? सी आंसर सही हो गया। आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको एक एक पक्ष को समझाना है, इसलिए इतना आज आपका समय ले रहे हैं। धीरे धीरे ये समय आपका घटाते जाएंगे। कुछ बच्चों ने लिखा सर को गुस्सा भी कभी आता है। गुस्सा नहीं, ये प्रेम की डांट है। गुस्सा नहीं, ये प्रेम की डांट है मेरे दोस्तों। और कहते हैं कि अगर पौधे को जल से अभिसिंचित करना है, हम लोग पौधे को पुष्पित पल्लवित करने के लिए पानी देते हैं कि नहीं, सिंचाई देना तो उसे धूप दिखाना भी जरूरी होता है। माता पिता और हम शिक्षक झूठे गुस्से के रूप में आपको धूप दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हम केवल गुस्से के माध्यम से धूप दिखाते हैं ताकि आप दुनिया की इन तमाम धूपों को, तमाम तापमानों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर सको और आप निरंतर हर दशाओं पर अपनी कलियों को बिखेर सको, अपने महक को बिखेर सको। मित्रों इसके प्रयास हमारे गुस्सों में होते हैं और कोई बात नहीं होती। यार आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं? शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य के वह नितांत अंतरंग संबंध होते हैं, सच बताऊं आत्मिक संबंध होते हैं, जिसमें गुस्सा का भाव तो कभी होता ही नहीं है। तो आप गलत मत कभी दिशा में लीजिएगा, ठीक है ना? कभी गलत दिशा में नहीं लीजिए। तो ठीक है, तो ये लिया मैंने मित्रों कि इस तरह से इसमें फर्क पड़ता है। तो आंसर भी आपका आ गया और आंसर मतलब मैंने बताया था ना, यस आंसर भी आ गया और आंसर के बाद अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन में से एक, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव से निकलने वाली, पृथ्वी का अब बात की गई है चुंबकीय ध्रुव, हालांकि मैंने चुंबकीय ध्रुव मैंने नहीं पढ़ाया है। निकलने वाली तरंगों तथा शौरी तूफानों के आपस में मिलन से संपन्न ध्रुवीय ज्योति, अरोरा की घटना मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है? ध्रुवीय ज्योति की घटना पृथ्वी के किस मंडल में संपन्न होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने समझाया है कि जो अरोरा है, यही ध्रुवीय ज्योति को मैंने क्या समझाया है कि ये अरोरा है। क्या है मित्रों? अरोरा है। और अरोरा का संबंध मैंने किस मंडल से समझाया है? पीछे के इसमें क्वेश्चन में जाना होगा मुझे, जस्ट वेट, मैं अभी तुरंत आपको समझाया। क्वेश्चन कहाँ निकल गया? ये अरोरा की घटना क्या बताया मैंने कि आयन मंडल में है। यहाँ आयन मंडल बनाया, ये अरोरा बनाया, अरोरा बोरियालिस एंड ऑस्ट्रेलिस दिखाया। यहाँ पर मैंने पीछे अभी का अभी समझाया है मित्रों कि किस मंडल की घटना है। आप सभी देख सकते हैं ये अरोरा की परिघटना हमारे आयन मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे आयन मंडल में पाई जाती है। तो आपके पास जवाब मित्रों पहले से ही है, अब इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। ये टॉपिक यहाँ पर इस जवाब में समाप्त होता है। नहीं, टॉपिक में भी और क्वेश्चन होंगे। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट वन क्वेश्चन में से फिर से एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आकाशगंगाओं के समूह को महान आकाशगंगा, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने समझा भी दिया, पीछे भी चर्चा कर दी। वर्तमान सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 9 नहीं 8 है, जिसके बारे में पढ़ना तो आज ही था, आज पढ़ना था, बट नहीं पढ़ सके, इसे पढ़ेंगे कल की कक्षा में कि 9वें ग्रह में जो प्लूटो था इसे ग्रह की श्रेणी से क्यों बाहर कर दिया गया। ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तो ये बाहर निकलता है मित्रों, पहला जवाब इसका सही आएगा। तो उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, तो आंसर हो गया ए। ए इसका राइट आंसर है, इसे राइट आंसर के रूप में करें और नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक्स किरणों तथा गामा किरणों का अवशोषण या परावर्तन वायुमंडल की ऊपरी परतों संताप मंडल नहीं होता। गलत है ये। यहां तक की बात सही कही गई थी, पर जो ये बात कर दी गई ये गलत हो गई। ये संताप मंडल नहीं है, ऊपरी परत में आयन मंडल एवं बहिर्मंडल आते हैं। एक्स रेज और गामा रेज का री-रेडिएशन वहीं से हो जाता है, वहीं से हो जाता है। बल्कि जो हमारा ये संताप मंडल है, यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ये जो ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। अगर पराबैंगनी किरण होता तो संताप मंडल सही होता। यहाँ पर एक्स रेज एंड गामा रेज है, इसलिए संताप मंडल गलत हो गया। तो ये कथन गलत हो गया। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र, बिल्कुल चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। ये बात सही है, गामा रेज एंड एक्स रेज का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। तो दूसरी बात सही है, लेकिन पहली बात गलत है। तो यहाँ पर हो गया केवल इसमें से सही नहीं है चुनना था, तो पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए आंसर हो गया आपका ए। ए आपका आंसर हो गया, ए आपका आंसर हो गया। ओके, तो मित्रों आंसर लिखेंगे ए, ये आंसर हो गया। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में पूछे गए तमाम प्रश्न समाप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बारी आएगी अगले सप्ताह का क्वेश्चन एनालिसिस, हम इसी प्रकार से करवाएंगे और कुछ सप्ताह तक आपको इसी तरह बकायदा एनालाइज करवाते हुए समझाएंगे और आफ्टर दैट कुछ सप्ताहों बाद डायरेक्ट आंसर्स बताते जाएंगे, क्योंकि तब तक आप पारंगत हो चुके होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज बहुत समय आपका क्वेश्चन में ले लिया और आपके लिए समय लिया, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो एक मिनट भी नहीं निकाले, क्लास पढ़ाते हुए पानी भी नहीं पिया, क्योंकि समय कहीं बर्बाद ना हो इसलिए। तो मित्रों आज हम लोग ये बात यहाँ लिखेंगे, जब ये सन स्पॉट के बारे में लिखे तो सभी अपनी कॉपी में लिखिए, सन स्पॉट, अबाउट द सन स्पॉट, सौर कलंक के बारे में। मोस्ट वेलकम सारे के सारे मित्रों के, सारे के सारे दोस्तों के, सबके आप सबके थैंकफुलनेस के लिए आ रहे हैं मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद मित्रों, दिल से धन्यवाद आप सभी को। बस सभी अभी तब तक अभी समय थोड़ा सा बचा है जिसमें आप लिखेंगे सन स्पॉट के बारे में। लिखिए सन स्पॉट, सौर कलंक हिंदी में लिखिए, ऐसा लिखेंगे
कि सूर्य के प्रकाश मंडल में, सूर्य के प्रकाश मंडल में प्रत्येक प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के 11 से 13 वर्षों के अंतराल में कुछ बिखरे हुए काले धब्बे दिखाई देते हैं। काले धब्बे या धुंधले धब्बे दिखाई देते हैं। काले की जगह धुंधले लिख सकते हो। धुंधले धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें उन्हें सनस्पॉट कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। सनस्पॉट, सौर कलंक कहा जाता है। पूर्ण विराम। अब कैसे बनते हैं पहले ये बता देता हूं, ठीक है ना। पैराचेंज करते हुए लिखेंगे। ये भी लिखा दिया प्रकाश मंडल में 11 से 13 वर्षों के अंतराल में है। ये कि आप लिख सकते हैं, ऐसे एक लाइन और लिख दो, लेकिन यह प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के 11 से 13 वर्षों के 11 से 13 वर्षों के चक्रीय क्रम में, साइक्लिक क्रम में, चक्रीय क्रम में बनते एवं विनष्ट होते हैं। बनना बिगड़ना है ना। बनते एवं विनष्ट होते हैं, विनष्ट होते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर पैराचेंज करेंगे। पैराचेंज करेंगे, लिखें इनके उत्पत्ति की वजह, इनके उत्पत्ति की वजह हाइड्रोजन के संलयन से, इनके उत्पत्ति की वजह हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम का बनना, हीलियम का बनना है, हीलियम का बनना है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे हीलियम की प्रचुरता की वजह से ही, हीलियम की प्रचुरता की वजह से ही, मतलब अधिकता की वजह से ही ऐसे धब्बे दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पूर्ण विराम। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? लिखो नंबर वन हाई सनस्पॉट, HIGH इंग्लिश में लिखना, हाई सनस्पॉट। डैश देकर लिखेंगे यह सनस्पॉट निर्मित होने की प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं, प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं, जिसमें जब बन रहा होता सनस्पॉट, जिसमें सूर्य सतह से मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान, सूर्य सतह से मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान सापेक्षिक रूप से अधिक होता है, अधिक होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखिए मित्रों, दूसरा नंबर लॉन्ग सनस्पॉट। लॉन्ग सनस्पॉट पे लिखिए सनस्पॉट बनने के उपरांत, यह सूर्य सतह में या सूर्य के प्रकाश मंडल में, कुछ दिनों तक बने रहते हैं, कुछ दिनों तक बना रहेगा सनस्पॉट। देखो इस दशा में सूर्य के सतही तापमान में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, पूर्ण विराम, बस इतनी बात लिखना है, ठीक है, इतनी बात लिखना है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बार बार बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं फिर से कि कहां से बनते हैं, कहां से मुक्त होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सूर्य में उत्पन्न होते हैं, ये उत्पत्ति का क्षेत्र बेसिकली रेडिएटिव जोन है, जहां से बनकर ये बाहर मुक्त हो रहे हैं। उत्पत्ति यह है, और जहां एमिशन है, उत्सर्जन है, तो बनने के बाद अब उत्सर्जित होंगे, एमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे, तो उत्सर्जन का क्षेत्र कन्वेक्टिव जोन है। यही पीडीएफ में लिखा है, केवल भाषा का फर्क है मित्रों। भाषा को ठीक से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कहां से एमिशन की बात की गई है, तो कहां से रेडिएशन की बात की गई है, दोनों शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। क्लियर है ना, पूरी तरह से दूर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की कक्षा में मित्रों कोई नया टॉपिक छोड़ने का वक्त रहा नहीं, समय रहा नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग जब क्लास में उपस्थित होंगे तो एक दिन पहले ही मैं आपकी क्लास को बता दिया करता हूं, आपको टॉपिक पढ़ के आइएगा। कल सोलर सिस्टम में से ग्रह, उपग्रह आदि के बारे में, जो क्षुद्र ग्रह आदि हैं, इनके बारे में हम लोग आते ही शुरू कर देंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन पर टाइम दिया, सौर कलंक संक्षेप में समझा, इतनी ही बात पर्याप्त थी, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सौर कलंक की अनुप्रयोजता क्लाइमेटोलॉजी में एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। सौर कलंक के बारे में यहां तक बात समाप्त होती है। कई बच्चों का प्रश्न आया है ऑप्शनल के विषय में कि सर कब से आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही है कि मैं 2011 से लेकर आज तक लगातार ऑप्शनल का ही शिक्षक रहा हूं और दिल्ली के इसी मुखर्जी नगर के प्लेटफॉर्म पर लगातार पढ़ाता रहा हूं। प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर भी मैंने पढ़ाई ऑप्शनल, तो अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करिए। जीएस का ये टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, दिसंबर मिड के आसपास ऑप्शनल के आपके सब्जेक्ट्स आ ही जाएंगे। और ऐसा नहीं, इस दमदारी के साथ ऑप्शनल आएगा
कि यूपीएससी ने अगर 8 प्रश्न पूछे हैं ऑप्शनल में तो कम से कम 8 में से 5 ही लिखने होते हैं, तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न या 7 प्रश्न क्लास नोट से मिल जाएं। इस दमदारी के साथ ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा। स्टेट पीसीएस में अगर 8 प्रश्न पूछा गया, जहां यूपी और बिहार की बात करता हूं, एक प्रश्न कैसा होगा, क्लास नोट से मित्रों होगा, केवल क्लास नोट से होगा। आप कुछ भी बाहर से अतिरिक्त मेहनत नहीं करेंगे, तब भी आप पूरे के पूरे प्रश्नों को लिखने की स्थिति में क्लास नोट से रहेंगे। इस दमदारी के साथ ऑप्शनल भी पढ़ाया जाएगा, बट थोड़ा सा इंतजार करो, अभी टॉपिक को आगे बढ़ने दो, टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप भी एक रिदम में आ चुके होंगे, तब हम लोग एक जीएस का टॉपिक उठा लेंगे और एक जीएस का चलता रहेगा पैरेलल, एक ऑप्शनल का टॉपिक होगा और एक आपकी इवनिंग की कक्षाएं होंगी, दिन में बढ़िया 5-6 घंटे की आप कक्षाएं लीजिएगा, 4-5-6 घंटे आप स्वयं पढ़िएगा, 12 घंटे की मेहनत तो मांगती भी है यूपीएससी। इन 12 घंटे की मेहनत के बाद आप बढ़िया मस्ती से सुकून भरी नींद लीजिएगा, अपने दैनंदिन क्रियाओं में भी जुटे रहिएगा, बस मस्ती से मित्रों हम लोग अपने विषय को पढ़ते चले जाएंगे। ऑप्शनल भी तैयार होगा, जीएस भी तैयार होगा, सब कुछ तैयार होगा, रिवीजन भी क्वेश्चंस के माध्यम से होता रहेगा, बस और क्या चाहिए। तो आज की कक्षा की समाप्ति यही पर करता हूं मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अपनी अगली कक्षा में सोलर सिस्टम में सीधे प्लैनेट सिस्टम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।